तो कल इसी समय थे जब हम बजट का इंतज़ार कर रहे थे और आज फिर से आपके सामने ही है और बजट पूरी तरह से आ चुका है। मैम ने जो अपनी बात रखनी थी वो रख दी है और साथ ही साथ मार्केट ने जो हल्का फुल्का एक राउंड का रिएक्शन देना था वो दे दिया। कल भी हमें आपके सामने यही बात रखी थी कि बाजार के अंदर जो विक्स है वो ये बता रहा है कि बाजार के अंदर ये नॉन इवेंट की तरह निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। कल आप लेवल चेक कर लीजिए, बैंक निफ्टी थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डनरी टूटा, 500 पॉइंट है, बट अदरवाइज ये नॉन इवेंट की तरह निकल गया। और जो हमने एक एनालिसिस किया बहुत सारे एक्सपर्ट से कि बजट कैसा है, बहुत अच्छा है या फिर बहुत बहुत अच्छा है, तो सभी ने कहा अच्छा या फिर बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा किसी ने भी नहीं कहा, या कहा भी है तो वो उनकी रेशियो काफ़ी हद तक कम है और ये बात काफ़ी हद तक मार्केट्स के लेवल्स में भी आपको दिख रही होगी। कल इंडिया विक्स ने जब तोड़ के 16% ये और इंडिकेट कर दिया कि बजट को आप जल्दी भूल भी जाएंगे और हो सकता है आज या कल तक आप उसके बाद बजट की बात भी ना करें, चर्चा ही ना हो, फिर नए ट्रिगर्स नई चीज़ों पे आप बातचीत करना शुरू कर देंगे और काफ़ी हद तक उसके एग्जाम्पल हो सकता है एलएनटी और एचयूएल के नंबर। मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी हैं, अगले हम 2.5 घंटे आपके साथ बने रहेंगे, अभिषेक और सृष्टि, और साथ ही साथ मेहमानों को भी जोड़ लेंगे हमेशा की तरह और बजट को थोड़ा डी कोड करने की प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आज का दिन मेरे को लगता है डेरिवेटिव एक्सपायरी के हिसाब से होगा क्योंकि निफ्टी का रोल ओवर काफ़ी कम है, आज स्पीड से रोल ओवर बढ़ेगा और ये रोल ओवर बढ़ने के साथ साथ में जो बजट का इम्पैक्ट है चर्निंग ऑफ ए सेक्टर्स है वो ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। हम एक काम करते हैं, 4 विंडोज़ पहले आपके सामने ले आते हैं ताकि इस विंडोज़ को एक बार आप समझ लें, जान लें और उसके बाद फिर हम सारे पॉइंट्स हम आपके सामने एक एक करके रखते चलेंगे। कल देखिए यूएस मार्केट्स के अंदर हल्की सी गिरावट आई है, 57 पॉइंट, कुछ खास होता नहीं है, वो भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है और गिफ्ट निफ्टी समय 24,400 के पास है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यूएसएल के अच्छे नतीजे आए और बजाज फाइनेंस में हल्की सी कमज़ोरी है। बजाज फाइनेंस का तो इनफैक्ट चार्ट ही बता रहा था कि वो कमज़ोर नंबर्स लेके ही आएगा। नतीजे आज जिनके होने हैं उसमें एलएनटी है और उसमें एसबीआई लाइफ है और बजाज फिनसर्व है और साथ ही सीएलएसए ने भी कुछ कहा है कि अगर आप कंजम्पशन से जुड़े हुए शेयर्स पे ध्यान रखना चाहें तो वहाँ पे वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। ये पॉइंट भी सीएलएसए की तरफ से है। सीएलए बड़ी नोडल एजेंसी है, ध्यान रखिए बजट के बाद जो रिपोर्ट्स आती हैं काफ़ी अच्छे से कैलकुलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं। कई बार हम बजट की भाषण सुन लेते हैं, पॉइंट सुन लेते हैं, लेकिन उसकी जो फाइन ट्यून्स होती हैं वो टिपिकली रिपोर्ट्स के अंदर आपको पता लगती है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने एक एक करके रखेंगे और आज का सेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। कल आपका भरपूर प्यार हमको मिला, इसके लिए हम शुक्रिया अदा भी करना चाहेंगे और हम ये भी कहेंगे ना केवल हमारी टीम ने बल्कि हमारे और सभी सहयोगियों ने जो कि एडिटोरियली काम नहीं करते बट नॉन एडिटोरियली भी काफ़ी साथ कनेक्टेड हैं, उन सब का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि उन सभी ने कल काफ़ी मेहनत करके बजट की सक्सेस स्टोरी को आपके सामने रखा और आज वो हम उसका एक अच्छा स्वरूप देख पा रहे हैं। सृष्टि कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही हैं, ग्लोबल मार्केट्स, डोमेस्टिक मार्केट, ये सब कुछ धीरे धीरे करके आपके सामने आता जाएगा। सिट बैक एंड रिलैक्स। हम देखें तो रिलैक्सिंग के मूड में डिम्पी कल ग्लोबल मार्केट्स भी देखने को मिले, बहुत ज़्यादा हलचल वहाँ पे नहीं थी, पर जी हाँ कमोडिटीज़ में भी एक्शन था और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था। तो अभिषेक आपसे ही समझना चाहेंगे कि किस तरीके का ग्लोबल मार्केट सेटअप फिलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो एक नेगेटिव शुरुआत की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव भी इसको क्या कहेंगे सृष्टि, क्योंकि देखिए 60 अंक नीचे है, 24,400 के पास है, तो मतलब उत्साह नहीं है बजट को लेकर। वो कल भी हमने देख लिया, मतलब बजट आने के बाद वो क्लियर हो ही गया, जो कुछ थोड़ी कंफ्यूजन थी वो दूर हुआ, तो बाजार फिर से अपने लेवल्स को रीगेन करके हल्के से गिरावट के साथ बंद हुए हैं और 24,400 के आसपास गिफ्ट निफ्टी है। अमेरिकी बाजारों से बात करें तो वहां पर भी स्थिति यही है कि बाजार वो दिशा की तलाश में है। डाउ में हमने देखा था कि 24,200 के आसपास तक के स्तर आए थे और उसके बाद 40,000 माफ कीजिएगा, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक रेंज में बाजार कारोबार कर रहा है। टेस्ला में हमने देखा कल अनुमान से कमजोर नतीजे आए, टेस्ला में 6 के आसपास से गिरावट रही। तो जो आईटी स्टॉक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो स्टॉक्स हैं, वहां पर जरूर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं या फिर जैसे जैसे खबरें आ रही हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक तरह से नेस्डेक की चाल थोड़ी अलग हो जाती है, डाउ जोन्स की चाल अलग हो जाती है, क्योंकि डाउ जोन्स में इंडस्ट्रियल्स का वेटेज थोड़ा ज्यादा है और तीसरी स्टॉक है, तो वो बड़ी पिक्चर नहीं दे पाता है। लेकिन एस&पी 500 और नेस्डेक वो ज्यादा क्रूशियल है देखना हमारे लिए इस वक्त। टेस्ला की ऑटो सेगमेंट की आय में 7% के आसपास की गिरावट आई है और आपको ये बता दें कि एस&पी 500 के अब तक के जो नतीजे आए हैं
वो 80% अनुमान से बेहतर हैं। तो सिर्फ हम ही नतीजों पर नहीं देखेंगे बल्कि अमेरिकी बाजारों में पूरा का पूरा फोकस अब नतीजों पर भी है। एक कॉमन ट्रिगर हमारे लिए जरूर है, वो है यूएस फेड का। जुलाई के अंत में यूएस फेड की बैठक है, देखते हैं वहां से क्या निकल के आता है। वैसे रेट कट की उम्मीद बढ़ गई है, लेकिन बाजार बंद होने के बाद अल्फाबेट के नतीजे आए और अल्फाबेट के शेयर में करीब करीब आफ्टर मार्केट में 0.25% के आसपास की गिरावट रही है। आय और मुनाफा दोनों ये अनुमान से बेहतर रहे हैं अल्फाबेट के। आज कुछ बड़ी कंपनीज के नतीजे हैं अमेरिकी बाजारों में, एटी, जनरल डायनामिक्स, बॉस्टन साइंटिफिक, ये नतीजे आएंगे। लेकिन मिक्स्ड हम कहेंगे कि अमेरिकी बाजारों में भी जो चाल रही वो मिक्स्ड ही रही। यूरोप के बाजारों की बात करें, वहां पर भी मिक्स रुझान, वहां पर भी ऐसा कुछ बताने वाला नोटिस कराने वाली चीज नहीं है। लेकिन अगर हम बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यूएस फेड की पॉलिसी और पीसी के आंकड़ों से पहले बॉन्ड यील्ड में हल्की सी बढ़त है, 4.25 के हालांकि आसपास से 4.25, और डॉलर इंडेक्स है 104 के आसपास, वहां पर भी बहुत कुछ खास चेंजेस नहीं है। लेकिन सोने में खरीदारी है, 4 दिन तक लगातार गिरा था और सोना आज हमारे यहाँ फिर से फोकस में रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि कल जिस तरह से ड्यूटीज घटी हैं 15 से घट के सीधे 6, और ज्वेलरी वाले स्टॉक्स में बाइंग आई, गोल्ड फाइनेंसिंग वाली कंपनियों बिकवाली आई, तो सोना थोड़ा सा फ्लेवर में आज रहेगा, उसका असर आज हो सकता है कि हमें देखने को मिलेगा। लेकिन क्रूड 1 महीने के निचले स्तर पर है। ब्रेंट क्रूड का जो भाव है 81 बैरल के आसपास फिर से आ गया है, तो हमारे कंफर्ट रेंज में है, जिस रेंज में हमें चाहिए, जिस रेंज में जो भी क्रूड को लेकर जो बेनिफिशरीज हैं इसी रेंज में चाहते हैं कि 80 से 85 के रेंज में फिलहाल ये रहे। लेकिन मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम और चीन में कमजोर आउटपुट से ये दबाव बढ़ा है, तो थोड़ा सा देखना होगा कि नहीं, मतलब चाइना चूंकि बड़ा मार्केट है, वहां की इकोनॉमी में अगर सुस्ती के संकेत आते हैं तो वो आपको थोड़े बहुत इंपैक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल क्रूड हमारे लिए ठीक है, और पिछले 3 दिन में कच्चे तेल में 4% के आसपास से गिरावट आ गई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ये समझ लेते हैं कि आज बाजार की चाल किस तरह की रहेगी। और आज थोड़ा क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि देखिए बजट पर हमारी नजर थी, एक इवेंट यहां से अब बीत गया, आगे जो इवेंट्स होंगे छोटे छोटे कुछ इवेंट्स आएंगे, कुछ ग्लोबल इवेंट्स होंगे, लेकिन अपने जो अर्निंग्स होंगे वही बड़े ट्रिगर होंगे। और बाकी यूएस फेड की जो बात है वो तो बात की बात है। लेकिन डिम्पी, लोग अब यही पूछ रहे हैं कि बाजार में अगर हमारे लॉन्ग हैं, अगर स्टॉक्स में या फिर इंडेक्स में, तो करना क्या है? क्या प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने कर है और बाकी लोग जो बचे हैं वो भी कर लें, बाजार से थोड़े किनारे हो लें? देखिए, कल मार्केट में अंदर एक्चुअली में प्रॉफिट टेकिंग तो हुई भी नहीं और पूरी तरह से एक रेंज में मार्केट रह गया है कि इमीडिएट झटका लगा था, करीब वो आधे पौने घंटे का था, जब एलटीसीजी वाली खबर आई। देखिए, मार्केट में जो एसटीटी ऑप्शंस के ऊपर आया और एसटीटी फ्यूचर्स के ऊपर आया, ये काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड था, ये सबको पता है। एक और चीज़, एसटीटी की अगर आप कैलकुलेशन डालते हैं तो बहुत बड़ी कैलकुलेशंस नहीं होती है, वो बामुश्किल से 10, 15, 20 करोड़ का फ़र्क होता है। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट छोड़ गया वो, वैसे कैलकुलेशंस में कोई बहुत बड़ा नुकसान ना तो कंज्यूमर्स को होगा, ना ही गवर्नमेंट को भी होने जा रहा है। पहला पॉइंट तो ये, क्योंकि एसटीटी की कैलकुलेशंस आपके टोटल ट्रेड के आके वो भी पॉइंट्स में चलती है, वो भी बहुत कम होता है। हाँ, जो फ़र्क आया है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है मार्केट के अंदर, वो है एलटीसीजी को लेकर कि भाई एलटीसीजी को क्यों बढ़ाया आपने, और वो 25% बढ़ा एब्सोल्यूट टर्म्स में, क्योंकि 10 से 12.5 किया गया। दूसरा, एसटीसीजी को भी 20% कर दिया गया, यानी कि अगर आप इंडियन मार्केट्स में और 1 साल से पहले प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो उसका 20% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, बीइंग एज एन टैक्स। अब आप ये सोचिए कि अगर आप 20% से ज़्यादा कमाते हैं तो उसके बाद आपके पास कुछ आएगा, यानी कि टैक्सेशन के पास आएगा। नहीं तो आप 20% अगर आप, मतलब कहने का मतलब है कि टोटल प्रॉफिट में से 20% तो गवर्नमेंट ले जाएगी। अगर आपने सोचा है कि मेरे को 100 रुपये कमाना है किसी पर्टिकुलर ट्रेड से, तो आपको 120 कमाना पड़ेगा, क्योंकि 20 तो गवर्नमेंट के पास जाना है। वो पहले जाता था 15, अब जा रहा है 20, तो 5 रुपये आपकी जेब से और चले गए। तो कल मार्केट वाला जो हिस्सा था ना, वो पूरी तरह से कॉर्नर्ड कर दिया गया बाजार के अंदर। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं कल बाजार के अंदर, ये अभी अपना असर छोड़ेंगी। और मैंने कल भी आपको बताया था सृष्टि अभिषेक कि मेरा ऐसा मानना है कि बाजार रेंज में रहेगा, ये डिले इफेक्ट वाला होगा और ये डिले इफेक्ट ज़रूर आएगा। आप देखिएगा, एलटीसीजी का भी आएगा, एसटीसीजी का भी आएगा और एफआईएस की होल्डिंग का भी आएगा। मैंने कुछ पॉइंट्स नोटिस किए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला चर्निंग, दूसरा ऑप्शंस, तीसरा रेंज, चौथा रोल ओवर, पाँचवा एफआईएस और छठा फिस्कल डेफिसिट। इन सभी चीज़ों को, जो भी मैंने 6 नाम आपके सामने बोले हैं, सभी चीज़ों को अगले 5 से 7 दिन तक गौर से देखिएगा।
फिस्कल डेफिसिट वाला मामला तो निपट गया, वो तो मैम ने बता दिया कि हम 4.9 से हम कम कर देंगे। चलो ठीक है, उसको लेके बाजार 1 मिनट के लिए खुश हो सकता है कि आपने जो भी बजट के अंदर बोला उसमें फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा नहीं, बल्कि वो तो घटने की बात हो रही है। लेकिन LTCG को क्या हुआ, आप ये बताइए ना। कल हमारे एक एक्सपर्ट हमसे बता रहे थे कि आपने गोल्ड पे ड्यूटी कम कर दी लेकिन मार्केट्स पे ड्यूटी बढ़ा दी, ऐसा क्यों? तो मार्केट्स वालों से ऐसा अन्याय क्यों? क्या बाजार ज़्यादा चला इसलिए अन्याय है ये? खैर, जो भी उनका अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को कहूँगा कि LTCG मार्केट के ज़्यादातर पार्टिसिपेंट ने इनकी थोड़ी ये बताया कि अच्छा नहीं हुआ बाजार के लिए। एक और चीज़ जो मेरे को आज आपके सामने रखनी है कि अभी चर्निंग कंप्लीट नहीं हुई है। कल अगर आप देखेंगे तो ना डिफेंस, ना रेलवेज, ना जो क्लासिकल बजट वाले सेक्टर्स होते हैं उसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं बोलेगी। वो आम बजट का, वो इंटीरियम बजट का थोड़ा एक्सटेंशन ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि उसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं थी। राउंड फिगर दी गई कि हम 11 लाख करोड़ रुपया हम कैपेक्स करेंगे। भाई 11 लाख करोड़ रुपया कैपेक्स करोगे, थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता तो ज़्यादा क्लियर हो जाता। खैर एनी हाउ, लेकिन एक और चीज़ है, ये जो चर्निंग है ना अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो चर्निंग का हिस्सा आज बाजार आज से शुरू करेगा। कल तो सिर्फ सुनता है, असल में इम्पैक्ट आए। और एक और चीज़ बताऊं आपको मैं, अगर आप इंटीरियम बजट को भी गौर से देखा होगा आपने, तो उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे ज़्यादा था ऑन अ सिंगल डे की बजाय। और बजट आजकल ना डिले इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि ऊपर ऊपर कुछ हो रहा है, अंदर अंदर कुछ और फाइन ट्यून्स निकल के आती है, तो इसलिए थोड़ा डिले इफेक्ट आएगा। तो मेरे को लग रहा है कि ये बजट को लेके जो आज मार्केट स्टांस लेगा वो एक डायरेक्शनल अप्रोच की शुरुआत भर होगी, और उसको थोड़ा एक्सटेंड करेगा और थोड़ा लंबा खींचेगा। इस बार वो तेजी और मंदी दोनों का हो सकता है, और उसमें FIs का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो LTCG वाली चीज को कितने गंभीरता से लेते हैं। डिम्पी, टैक्स में और डिडक्शंस में थोड़ी थोड़ी राहत देने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने, और ये कहा जा रहा है, और कल हम देखा भी बाजार में कि कंजम्पशन वाला जो खेमा था वहां से थोड़े से बजिंग स्टॉक्स निकल के आ रहे थे, और CLSA ने भी कहा है कि नहीं, कंजम्पशन थीम ठीक ठाक चलेगी। लेकिन क्या ये इंडेक्स मैनेजमेंट करवा पाएगा, सवाल ये है। देखिए, कल बजट पूरी तरह से कंजम्पशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से रचा बसा गया था, और उसमें काफ़ी हद तक जॉब वाला फैक्टर था। मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट है, आप जॉब की, ठीक है जॉब आपका लिए कंसर्न पॉइंट है, लेकिन जॉब की प्रोडक्टिविटी क्या वो शॉर्ट टर्म में दिखेगी आपको? मेरा उस पर थोड़ा सा डाउट है कि आप जॉब को बढ़ाना चाहते हैं और आपने 5 साल का एक रोड मैप भी दिया, इंटर्नशिप वालों को भी 5 साल का रोड मैप दिया, ठीक है, तो उसके अंदर भी तो ये इमीडिएट इम्पैक्ट मार्केट पे क्या उन सब चीज़ों का आ जाएगा। थोड़ा मैक्रो ड्रिवन बजट था पहला पॉइंट, कोई इमीडिएट फौरी तौर पर एकदम से असर आ जाएगा ऐसा लगता नहीं है। एक और पॉइंट जो भी आप रेज कर रहे हैं कि भाई कंजम्पशन का असर क्या इंडेक्स मैनेजमेंट पे होगा, देखिए हो सकता है, बट उनका रेशो और उसका पार्टिसिपेशन कम होगा। आप एक चीज़ तो मानते हैं ना कि कंजम्पशन वाले स्टॉक्स थोड़े स्लो मूवर्स होते हैं, ये तो अच्छे से हम मानते हैं, और ये बात भी हम मानते हैं कि कंजम्पशन वाले स्टॉक काफ़ी हद तक मार्केट के डिफेंसिव इन नेचर होते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना, ये इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट ये कैसे होगा अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। और इसमें ना मैं बताऊंगा एक और चीज़, मैं आपको बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस से क्लियर करता हूँ। मेरे को कल बजट का और मार्केट का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा था बजट और मार्केट का। मार्केट ऑल टुगेदर लिक्विडिटी पे चल रहा है, FIs पे चल रहा है, और वो काफ़ी हद तक थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कल तीनों ही चीज़ों में, FIs पे, ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से, या फिर लिक्विडिटी के हिसाब से, ऐसी कोई भी बड़ी बात नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आई। तो इसलिए मेरा मानना है कि बाजार अपने रिदम पे चलेगा। ये लिक्विडिटी जब तक थोड़ी ड्राई नहीं होती तब तक बाजार रुकेगा नहीं। और कल हमारे साथ एक एक्सपर्ट से उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, वन लाइनर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लिक्विडिटी बाजार को गिरने नहीं देगी, वैल्यूएशन और अर्निंग्स बाजार को चलने नहीं देगी। इसलिए थोड़ा सा डिले इफेक्ट के साथ होगा काम, और मेरा ऐसा मानना है कम से 15 दिन भी ले सकता है बाजार 500 पॉइंट को ऊपर नीचे करने में। अब ये जो आपने लाइन बोली डिम्पी, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि दोनों ही साइड जो है कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। पर इसके अलावा डिम्पी, आज के लिए निफ्टी में क्या करना चाहिए? क्योंकि अब अगर दोनों ही साइड के मौके मिल रहे हैं तो क्या इंट्राडे कुछ मौके भी मिलेंगे? कुछ नहीं करना चाहिए आज का दिन एक्चुअली। मैं बोलूंगा, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगा बजट का इम्पैक्ट कैलकुलेशन वो आज से शुरू होगी। तो कल जो हो रहा था, कल तो सिर्फ रोलर कोस्टर राइड पे आप बैठे हुए थे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये कभी वो, आपको भी नहीं पता लग रहा था कि आप बजट देखें कि मार्केट देखें, है ना, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत फास्ट होता है। खैर, इम्पैक्ट आज से शुरू होगा, तो आज जब इम्पैक्ट होएगा ना, तो पहले आपको चेक क्या करने हैं, पहले आपको चेक करना है लेवल्स को कि भाई मेरे लेवल्स कहाँ पे हैं। कल तक तो कुछ भी नहीं हुआ, आज से धीरे धीरे शुरू होगा। एक पॉइंट है, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ही शुरू कर देता हूँ। पहला पॉइंट है 24,200 और 24,000। कल आपको ध्यान है, कल हमने 24,000 का लो टेस्ट किया, और एक बात मैंने कल बोली हुई थी कि कोई बड़ी बात नहीं,
स्विंग जोल्ट इतना जोर का होगा कि वो 24,000 को भी टेस्ट करवाएगा और बाद में हो सकता है ऊपर भी आ जाए। और जब हम क्लोजिंग का शो भी कर रहे थे, यानी कि कल हम क्लोजिंग की तरफ बढ़े थे, तब भी हमने कहा था कि मार्केट का फौरी रिएक्शन है, हो सकता है रिकवरी भी आए। और आप देखेंगे लास्ट के 1.5-2 घंटे में ज़बरदस्त रिकवरी भी आई। मैं फिर से बोलूँगा 24,200 24,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। जब तक बाजार इसके नीचे जाएगा नहीं, ये स्प्रिंग की तरह काम करता रहेगा। ये स्प्रिंग वर्ड आप भूलेंगे नहीं, और मैंने आपको कई बार याद दिलाया, चाहे बजट आ गया चला गया, ये स्प्रिंग एज इट इज़ खड़ा है। और दूसरा पॉइंट ये है, मैंने आपको कल एक और पॉइंट बताया था कि ये बजट हमारे लिए सिर्फ एक ब्लेंडिंग का काम कर रहा है, ये ट्रिगर का काम नहीं करेगा बहुत बड़ा। ये जो चल रहा है ना मार्केट में, सिर्फ बजट तो आएगा और निकल जाएगा वैसे वाला, और इंडिया विक्स ने भी वो बात प्रूव कर दी है। बट एनी हाउ, आप 24,200 24,400 जब तक ये अच्छी तरह से ब्रेक नहीं होते या 24,000 ब्रेक नहीं होता, तब तक आप इसमें कोई बड़ी पोजीशंस ना लें। जिनके पास पोजीशंस है पोजीशंस को संभाल के रखें। ऊपर जाते समय 650 24,650 जब तक हम क्लोज नहीं करते, और 850 जब तक हम और क्लोज नहीं करते, कोई बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। और मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, इंडाइसिस में ना तो बजट से पहले पैसा बनाने का समय था, ना तो बजट के बाद पैसा बनाने का समय है। इंडाइसिस साइडवेज की तरफ जा रहे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, छोटा मोटा जोल्ट करके थोड़ा हल्का सा नीचे लेके आने जा रहे हैं। शॉर्ट आपको करना नहीं है, हमने तो कल आपको रोक दिया, आज भी रोकेंगे। जब तक सिग्नल और डाटा पक्का नहीं होता तब तक शॉर्ट ना करें। ठीक है, ये निफ्टी पर आपके लिए पक्की रणनीति हो गई। और ये बात भी देखिए पुख्ता हो गई कि नहीं, एफआईज चला रहे हैं बाजार को, लिक्विडिटी ड्रिवन ये रैली है, फंडामेंटल्स थोड़े से किनारे ज़रूर कॉर्नर हो गए हैं। लेकिन निफ्टी बैंक की अगर बात करें, अगर निफ्टी बैंक से कल सपोर्ट आ जाता तो शायद जो हम 30 अंक कमज़ोर देखें निफ्टी को, शायद वो हरे निशान में जाके बंद होता, क्योंकि 12 में से 9 शेयर कमज़ोर रहे और उसमें जो दिग्गज हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, सारे के सारे कमज़ोर रहे। 52,000 की नीचे की हमने क्लोजिंग देखी, इनफैक्ट 51,800 के नीचे की। तो निफ्टी बैंक की चाल क्या होगी? क्या कुछ रिकवरी वाला ट्रेड देखेंगे हम यहाँ पे आज? देखिए, कल डाइवर्जेंस था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हमने कई एक्सपर्ट से पता किया भाई ये डाइवर्जेंस क्यों है, क्यों 550 पॉइंट उसको नीचे खड़ा होना पड़ा और क्यों वो ऊपर था। उसमें बड़ी बात थी कि जो निजी पार्टिसिपेशन है बैंकिंग्स की, वो नहीं आ रही है कल मार्केट के अंदर, पहला पॉइंट। दूसरा, एलटीसीजी वाला मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैंक के ना बड़े इंपॉर्टेंट नंबर्स पे, खासकर प्राइवेट नंबर्स पे ज़्यादा असर डालेगा, दूसरे प्राइवेट बैंक्स पे ज़्यादा असर डालेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इस बार के डेरिवेटिव एक्सपायरी में फ़र्क है। आज मतलब कल जो होगा वो निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और 7 दिन बाद जाके फिर से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने जा रही है। तो उसके पास ज़्यादा रूम है, आप कोई भी बड़ी पोजीशंस क्रिएट करनी है कर सकते हो, जबकि आप निफ्टी पे नहीं कर सकते थे। ये तो 3-4 चीज़ मैंने आपको डाइवर्जेंस की बताई। एक और चीज़ देखिए, इस इकॉनमी के अंदर बजट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि इकॉनमी के अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो की कैलकुलेशंस में क्या डाला गया है। कल काफ़ी हद तक वित्त मंत्री जब साहिबा बोल रही थी तो आउटफ्लो की चीज़ें थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं और थोड़े मैक्रो इवेंट्स हैं। बैंक्स को तो इमीडिएट अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा हाथ दो हाथ करना पड़ रहा है, जिसमें से अब डिपॉजिट्स भी एक हो चुका है। खैर एनी हाउ, मैं एक पॉइंट्स के साथ ही शुरू कर देता हूँ, वो है लेवल्स। हमने आपको बताया था कि 52,000 के नीचे जाते धीरे धीरे करके ग्रिप बननी शुरू हो जाएगी बियर्स की, और 51,800 के नीचे जाते ही अपना धीरे धीरे करके बियर्स अपना असर दिखाएंगे। आज गिफ्ट निफ्टी करीब 60 पॉइंट नीचे है। मेरे को बैंक निफ्टी अभी भी वीक लगता है। मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी वापस लो और टेस्ट कर सकता है, थोड़ा और नीचे खिसक सकता है। 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। हाँ, ये जो डिप आ रहा है बैंक निफ्टी में, क्या लेने वाला बनता है? ये लेने का बनेगा, लेकिन ये बनेगा अभी नहीं, ये बनेगा 51,500 से 51,300 वाली रेंज 1 मिनट के लिए आ जाने दीजिएगा। मेरे को लग रहा है कि यहाँ तक आ जाएगा तो 300-400 पॉइंट आपको सस्ता मिलेगा, और कुछ नहीं। बोले सर हम सस्ते वस्ते की वेट नहीं करते, हम तो सामने ले लेते हैं, बहुत दिलेर आदमी है। तो फिर आप 10% ले लो। फिर आपको अगर ऐसा है ना तो आप फिर 10% ले लो, सिर्फ शांति से बैठो। अभी बाजार का ना रिएक्शन होना बाकी है, ट्रस्ट भी रिएक्शन होना बाकी है, और 10-15 दिन अभी लेगा और स्लो मूवर होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। धीरे 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 करके खिसका के खत्म करेगा, ये सामने सामने पे नहीं खत्म करेगा। दूसरा पॉइंट, आप ऊपर जाते समय 52,800 और नीचे जाते समय 51,800, इसके नीचे है तो बियर्स की ग्रिप में है, 52,800 के ऊपर है तो बुल्स की ग्रिप में है। इसके बीच में एक स्प्रिंग की तरह काम करता रहेगा, ऊपर नीचे जोल्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा। शॉर्ट करना नहीं है, आराम से बैठना है। ऑप्शंस ट्रेडर वाले सावधान रहिएगा, बजट वाले दिन उनको ठीक है जो मूवमेंट मिल गया, अब शायद मूवमेंट ना मिले साइडवेज होने की वजह से, तो इसलिए ऑप्शंस ट्रेडर्स थोड़े बी अवेयर, सावधान वाली मोड में आ जाइएगा। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके सभी मेहमान आ जाएंगे। अंशुल जैन तो मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अंशुल भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरे को एक बार ऐसा लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। कल आप दिन भर हमारे साथ थे और उसके बाद आप उससे पहले फ्लाई करके आए,
बनारस से थकावट हो ही जाती है, चाहे भले आप 2 घंटे में पहुँचो या 20 घंटे में पहुँचो, ट्रैवलिंग है। और दूसरा उसके बाद फिर यहाँ पे मार्केट देखना, सब चीज़ें करना, अपने ऑफिस के और काम भी निपटाना, लोकेशन चेंज करके करना, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। और हमारे आप अखाड़ा के भी पार्टिसिपेंट थे, हमारे पहलवान भी थे, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपकी तरफ से ट्रेडिंग में भी लगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कई बार मौका ऐसे ही मिलता है सर, क्या करें, आमना सामना हो ही नहीं पाता, आपको ऐसे ही थैंक यू कर देते हैं ऑन एयर ही। अंशुल भाई एक बार ज़रा ये बताइए कि इस समय आपकी मार्केट की रीडिंग क्या, और जल्दी से अपने स्टॉक्स भी बता दीजिएगा। नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार सृष्टि जी। पहले तो मैं धन्यवाद आपका भी करना चाहूंगा और आपकी टीम का भी करना चाहूंगा। कल जिस हिसाब से आप लोग ने हॉस्पिटैलिटी थी आपकी, देख के मैं बहुत खुश हुआ थैंक कि यू। बॉम्बे आने के बाद इतना वेलकम किया गया और इतना बढ़िया बढ़िया खाने पीने का और सारी चीजों का इंतजाम किया गया था। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक और यू। डेटा से स्टार्ट करूंगा। आपने जो कहा था लिक्विडिटी मार्केट को गिरने नहीं दे रही है, इसलिए मैं एक डेटा प्रीवियसली चेक कर रहा था। हम जब इंडेक्स की नेट पोजीशन देखते हैं कि 5 लाख 5.5 लाख पहुंचने के बाद ओवरबॉट हो जाती है मार्केट, वहां से चलना मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग इसका ये मतलब निकाल लेते हैं कि मार्केट अब यहाँ से टॉप आउट हो गया, नीचे आ जाएगा। लास्ट टाइम जब दिसंबर जनवरी में ऐसा हुआ था 24 में, तो केवल मार्केट में 3-3.5% की फॉल आई थी निफ्टी में, और एफआईआई की इंडेक्स पोजीशन ओवरसोल्ड में चली गई थी। पिछले अगर 7-8 दिन से देखूं तो पोजीशन 5 लाख से घट के 1,93,000 समथिंग ओवरऑल पोजीशन आ गई है, और ऊपर से 400-450 पॉइंट का भी करेक्शन नहीं आया। तो मुझे वही लग रहा है 24,000 होल्ड हो जाएगा, और 24,000 तक हम धीरे धीरे, जो आप बोल रहे हैं कि खिसक के आएगा, वो आते आते एफआईआई ओवरसोल्ड हो जाएगी और वहां से नई तेजी डेवलप होगी। तो अगले हफ्ता 10 दिन में मान के चल रहा हूँ कि स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव रहेगी। हो सकता है हम 24,000 के लेवल्स टेस्ट कर लें, बट आपको बहुत अच्छी कोई शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बहुत तेजी से पैसा बन जाएगा, ऐसा दिख नहीं रहा होते हुए। स्लो ग्राइंडिंग डाउन मूव है। ऑप्शन प्लेयर को, जो ऑप्शन बायर है, उनको अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करने पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप जरूर चल रहे हैं, और कुछ हद तक लार्ज कैप्स भी चल रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। उन्हीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में से 2 स्टॉक लेके आए हूं। पहला है अंबुजा सीमेंट। 6 हफ्ते से टाइट क्लोजिंग दे रहा था, कल 20 डे मूविंग एवरेज और 2 वीक्स के नीचे शेकआउट करके ऊपर क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 691 पे 684 का स्टॉप लॉस रहेगा और 700 रुपए का टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है इप्का लैब। यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है, और इसने अपना 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों रिक्लेम करके वहां से फ्रेश अप मूव दे रहा है। तो 9 दिन का फ्लैग पैटर्न बना है जिससे ब्रेकआउट आया था। तो इस स्टॉक को भी 1240 पे बाई करना चाहिए। 1210 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1280 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये 2 स्टॉक लग रहा है कि आज के सेशन में चल सकते हैं। तो इंडेक्स पे सेम ही नज़रिया है, क्योंकि डिम्पी और अंशुल दोनों ने ही डेटा के दम पे हाईलाइट किया है कि अभी फ़िलहाल इंट्राडे बहुत मौके नहीं है, पर धीरे धीरे करके जो है बाज़ार जिस तरीके से कुछ समय में बजट पे रिएक्शन देगा, धीरे धीरे करके निचले स्तरों पे आने की कोशिश ज़रूर करेगा, और फिर वहाँ पे मौके आपके लिए फिर से बाय के बनेंगे। पर फिलहाल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने से भी आप थोड़ा बचें। पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, और आज की जो 2 कॉल्स अंशुल की तरफ से आई हैं, सबसे पहले इप्का लैब्स। कल हमने देखा था कि फार्मा काउंटर में निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। ग्रैन्यूल्स एक काउंटर हमने डिस्कस किया था, साथ ही एस्ट्राजेनेका भी खबरों के दम पे फोकस में था। पर इप्का लैब्स पसंद आ रहा है अंशुल को। यहाँ पे आपको खरीदारी करनी है, 1280 के टारगेट्स लगाने हैं, 1210 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है। और साथ ही अगर हम देखें तो अंबुजा सीमेंट पैक में भी काफ़ी जोश देखने को मिला था। यहाँ पे 700 के टारगेट और 684 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पर चलिए, ढेर सारे नतीजे भी आए हैं बजट के साथ साथ, और कई सारी निफ्टी कंपनीज के नतीजे आए, और साथ ही आज भी कई सारी कंपनीज फोकस में रहेंगी आने वाले नतीजों के दम पे। पर कल बाजार बंद होने के बाद किन कंपनीज के नतीजे आते हुए देखे और कैसे रहे वो नतीजे, ये पूरी लिस्ट लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे रहे नतीजे कल। गुड मॉर्निंग सृष्टि। तो ऑफकोर्स 2 निफ्टी अर्निंग्स जो हैं फोकस पे रहेंगे। बजाज फाइनेंस की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अब देखा जाए नेट इंटरेस्ट इनकम और जो पैट नंबर्स है, ये 14% से ज़्यादा दोनों का ग्रोथ ज़रूर देखने मिला है। लेकिन जो हायर क्रेडिट कॉस्ट है
उसके कारण इनके जो नंबर्स हैं यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिली है। तो ऑफकोर्स थोड़ी वीक सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे बजाज फाइनेंस की तरफ से। HUL की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, रूरल रिकवरी का थीम भी प्ले आउट हो रहा है आपके FMCG स्टॉक्स में, और जो 1Q का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 4% का एनालिस्ट एस्टिमेट से बेहतर है। तो HUL के नतीजे ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है। थायरोकेयर की बात करें तो अच्छी टर्न अराउंड क्वार्टर है, अच्छी मूवमेंट आई है। EBITDA मार्जिन 150 पॉइंट से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है, रेवेन्यू में भी 16% का जंप आया है। वही अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो यहाँ पे भी जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, और इंटरेस्टिंगली मार्जिन जो है एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किया अच्छी तरीक़ा से। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है, स्पेशली जो आप कहेंगे प्रेस्टीज सेगमेंट में, जो प्रीमियम सेगमेंट है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है 5% की। पराग मिल्क फूड्स की जो है थोड़ी सी कह सकते हैं नंबर थोड़े मिले जुले आए हैं, हालांकि जो मार्जिन एक्सपेंशन है सारे डेयरी कंपनीज़ की उस यहाँ पे भी हमें देखने मिल रही है। AGS ट्रांजैक्ट कह सकते हैं हमारा अर्निंग्स धमाका, क्योंकि पिछले 5 से लेकर 6 क्वार्टर में पहली बार लॉसेस कंपनी ने नहीं दिया है, और अब कंपनी टर्न अराउंड हुई है, प्रॉफिटेबल हो गई है। लेकिन हाँ, इसमें अदर इनकम का भी कंपोनेंट ज़रूर एडेड है। लेकिन ओवरऑल इंटरेस्टिंगली उनके जो डिजिटल पेमेंट्स बिजनेस है वहाँ पे एक अच्छी कमेंट्री आई है, परफॉर्मेंस भी अच्छा आया है। ICICI सिक्योरिटीज़ के भी नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, रेवेन्यू पैट दोनों ही 75% के ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनका ग्रोथ देखने मिला है। तो ये अहम स्टॉक्स है जो आज दिन के रडार में फोकस रहेंगे। लार्जली मिड कैप स्मॉल कैप के जो नंबर्स आ रहे हैं इन लाइन या स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और जो बड़े कंपनीज़ के लार्ज कैप के नंबर्स है अभी भी थोड़े डिसअपॉइंटिंग साइड में आ रहे हैं। कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग साइड भी आ रहे हैं। बजाज फाइनेंस पे भी कुछ ब्रोकरेजेस ने डाउनग्रेड किया है। डिम्पी भी हाईलाइट कर रहे थे कि कल भी उसकी वीक क्लोजिंग हुई थी, तो देखते हैं आज वहाँ पे किस तरीके का एक्शन रहता है। और HUL नतीजे अनुमान के मुताबिक देखने को मिले। FMCG स्पेस में भी कल अच्छा ट्रैक्शन था, तो वहाँ पे भी नज़र रहेगी। पर अंशुल, एक और स्टॉक जिस पे आपसे राय चाहिए क्विकली वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, क्योंकि मैं देख रही थी कल बाजार की गिरावट के साथ इसने लो तो दिखाया बट डे हाई पे जाके क्लोज हुआ, और अभी अपने ऑल टाइम हाई पे भी है। नतीजे भी सपोर्टिव हैं, वहाँ से निराशा हाथ तो नहीं लगी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज कोई मौके मिले अगर, तो क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स यहाँ पे ध्यान रखें? सृष्टि जी, इसमें देखें तो डेली चार्ट पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। 33 दिन लगे थे फ्लैग को कंप्लीट होने में, और कल वीक लॉन्ग्स को शेक करके चला है। तो मोस्ट लाइकली स्टॉक में 1440 1450 तक की अपसाइड बनती हुई दिखेगी। डेली, वीकली, मंथली तीनों चार्ट पे इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। तो 100 रुपए की अपसाइड 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में अगर आती है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केवल एक काम करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 1295 का क्लोजिंग बेसिस पे, और 1440 तक के लिए लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदने की सलाह है। 2% ऊपर कल ये बंद हुआ है, और यूनाइटेड स्पिरिट्स नहीं, जो भी मतलब कंजम्पशन वाला प्लेयर रहा होगा, एक वही खेमा था बाजार में जहां पर हम लग रहा था कि नहीं बजट के चलते कुछ रौनक बनते हुए दिख रही है। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद खबरें कौन सी आई हैं, क्योंकि हम फिर से लौटेंगे, कहते हैं बैक टू बेसिक्स पे लौट आते हैं, खबरों पर, रिपोर्ट्स पर, अर्निंग्स पर। तो अशेषा है खबरों वाले शेयर लेकर। अशेषा, बताइए कौन सी है स्टॉक्स की न्यूज़ आज के लिए? बिल्कुल, सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करीब 3000 करोड़ का राइट्स इश्यू अप्रूव किया है। कल के मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 35% के डिस्काउंट पे ये राइट्स इश्यू अप्रूव किया गया है। 818 रुपीज़ पर शेयर के दाम पर राइट्स इश्यू किया जाएगा। 26 शेयर्स है अगर आपके पास, तो आपको एक राइट्स इश्यू का शेयर मिलेगा, और 25 जुलाई लास्ट डेट होगी ये राइट्स इश्यू के शेयर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इस राइट्स इश्यू के न्यूज़ के दम पर आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा साउथ इंडियन बैंक की बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 30 जुलाई को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, और इक्विटी के द्वारा बोर्ड फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर करेगी। KEC इंटरनेशनल की भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 26 जुलाई को। इक्विटी या डेट के द्वारा फंड्स जुटाने की योजना होगी। डॉक्टर रेड्डीज की बात करते हैं। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स स्टॉक स्प्लिट कंसिडर करना चाहते हैं, और 27 जुलाई को इसके लिए बैठक होगी। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस की बात करते हैं। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई है। जो सेटलमेंट हो रहा है प्रमोटर्स के बीच वो कंटिन्यू हो रहा है, और IRDAI ने अब 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है सेटलमेंट के चलते। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की बात करते हैं। यहाँ कंपनी को
ब्लड प्रेशर का ड्रग एक्सपोर्ट यूरोपियन मार्केट में एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिल गई है, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो यहाँ पर भी है। मेजर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। 590 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को पावर ग्रिड से मिले हैं, तो पॉजिटिव एक्शन यहाँ पर भी दिखाई दे सकता है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो मध्य प्रदेश मार्केट के लिए कंपनी को कुछ एमआरआई सर्विस ऑर्डर्स के नए ऑर्डर मिले हैं। और शिल्पा मेडिकेयर कंपनी की कर्नाटका में एक प्लांट है, उसके लिए कंपनी को 0 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो के चलते शिल्पा मेडिकेयर पर भी अपनी नज़र रखें। सारी कंपनीज हैं फार्मा सेक्टर की जो फोकस पर रहेंगी, डिफेंसिव्स भी होती हैं। शिल्पा मेडिकेयर है, कृष्णा डायग्नोस्टिक उसी में जोड़ लीजिए, आईओएल केमिकल्स भी आप देख लीजिए उसमें। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज पर एक जरा व्यू लेंगे आपसे अंशुल जी। स्टॉक स्प्लिट के लिए 27 जुलाई को इनकी बोर्ड बैठक है और उससे थोड़ी सी हम देखते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, होता यही है, रुझान आ जाता है, थोड़ा रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा आ जाता है। कल अच्छी क्लोजिंग देखी गया डॉक्टर रेड्डीज, क्या ये तेजी को आज कंटिन्यू करेगा? चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको इसके? अक्षय जी, फार्मा सेक्टर पूरा तेज लग रहा है। कल ट्रेडिंग अखाड़ा में एसएमएस फार्मा दिया था, वहां पे 8-9% की रैली रही है, तो फार्मा एज ए स्पेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीनेक्स फार्मा के चार्ट्स भी बहुत स्ट्रांग है। 3 महीने के टाइट 4 महीने के टाइट क्लोजेस से ब्रेकआउट दिया था, तो डॉक्टर रेड्डी में भी ब्रेकआउट है। 19 हफ्ते का राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है, जिसके बाद 4 दिन कंसोलिडेट करके कल चला है, तो ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जो प्राइमरी ब्रेकआउट आया था 6400 के लेवल पे, उसका टारगेट है 7100, तो यहाँ से अभी फिलहाल 200 से 300 पॉइंट की अपसाइड बची है। प्रोबेबली इस वीकेंड में ये वीक खत्म होते होते हम समवेयर अराउंड 6950 और उससे ऊपर खत्म करेंगे, तो फ्रेश बाइंग की जा सकती है। केवल स्टॉप लॉस लगाना है 6745 का, और अगर इसको 2 से 3 हफ्ते का समय देते हैं तो बहुत हाई लाइकली है कि 7100 तक के लेवल आपको मिल सकते हैं। 7100 तक के लेवल डॉक्टर रेड्डीज के लिए। एक शेयर जिसके, एक कंपनी जिसके नतीजे आए हैं वो है थायरोटियर टेक्नोलॉजीज का। रेवेन्यू में 16% का उछाल है, प्रॉफिट की बात करें 38% के आसपास का उछाल है, एबिडा अच्छा है, मार्जिन भी इन्होंने बेहतर किया है करीब करीब 1.5% के आसपास। सब हमारे साथ 2 और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। संतोष मीणा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनी पटनायक भी जुड़ गए हैं, कल सुबह भी हमारे साथ थे, कल दिन भर हमारे साथ थे इनफैक्ट सोनी, और आज फिर से देखिए आपके साथ हाजिर हो गई हैं आपकी मदद करने के लिए। सोनी और संतोष जी गुड मॉर्निंग। सोनी, शुरुआत आपसे करेंगे। थायरोकेयर नंबर्स तो अच्छे हैं, हालांकि दिक्कत एक रही है कि ये 650 से जो 700 वाले जो रेंज है ना, उसमें जाके स्टॉक्स बार बार फंसता है और वहां पर सप्लाई आती है, शेयर नीचे चला जाता है। फिर से चलेगा कब ये, और क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे हम थायरोकेयर पे देखेंगे तो 660 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो जब तक वो 660 को क्रॉस नहीं कर पाता है, उसके ऊपर ही जाके आपको कोई अपसाइड मूव टुवर्ड 700 720 नजर आ सकता है। इमीडिएट बेसिस पे 630 का एक अच्छा सपोर्ट है। अगर 630 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो वहां पे वीक हो जाएगा, बिकॉज वो एट अ टाइम 10, 20, 50, 100 सारे ईएमए को ब्रेक करते हुए नीचे आएगा। सो एनी मूव अगर वो सपोर्ट के नीचे जाता है 630 के नीचे, तो आपको वहां पे 600 590 के रेंज पे भी नजर आ सकता है। सो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, वेट एंड वॉच कीजिए। एकदम मिड पॉइंट क्लोज किया है, ब्रेक या तो रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट को इसको करना पड़ेगा कोई भी अप फर्दर ट्रेंड के लिए। तो ये हो गया थायरोकेयर पे आपकी रिकमेंडेशन। एक काम करते हैं सोनी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स अभी बाकी हैं, जरा पहले अपनी ट्रेडिंग कॉल्स बता देंगे प्लीज आप। जी डिम्पी जी, यहाँ पे पहला एक बाय रहेगा जो कल हमने क्लोजिंग के टाइम पे भी कहा था, ग्रैन्यूल्स, वो वहाँ पे कंटिन्यू करना है बाय। काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं 500 के सपोर्ट के साथ एक अच्छा बाउंस किया है। वॉल्यूम्स भी 100% वॉल्यूम क्रॉस किए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के। रोल ओवर्स भी ग्रैन्यूल्स में काफी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे आप 505 स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए ग्रैन्यूल्स को। 550 560 एक टारगेट यहाँ पे बैठेगा करंट लेवल से। आपको बाय करना है करंट लेवल से लेके 520, इसी रेंज पे आपको ग्रैन्यूल्स बाय करनी है। दूसरा रहेगा सेल रहेगा, बट वो इंडेक्स पे सेल करना चाहूंगी, बिकॉज पोजीशंस जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा अगस्त सीरीज के लिए। दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस के लिए यहाँ पे डिफिकल्ट। सो यहाँ पे सेल बैंक निफ्टी पे मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। कल भी हमारा एक सेल का व्यू था दोनों इंडिसेस पे, आज वहीं पे कंटिन्यू करना चाहूंगी। बैंक निफ्टी आपको सेल करना है। थोड़ा सा राइज अगर होता है 52,000 के करीब, तो आपको बैंक निफ्टी वहीं पे सेल करनी है। स्टॉप लॉस लगाए 52,500 का, यहाँ पे टारगेट रहेगा 51,000।
काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये नोट करने के लिए कि अगर 51,000 सपोर्ट ब्रेक करता है अगर सीरीज में, बैंक निफ्टी टुवर्ड्स 50,000 भी टेस्ट कर सकता है। बहुत थोड़ा सा वीक आ रहा है यहाँ पे डेटा रोल ओवर्स के अनुसार फॉर निफ्टी, और बैंक निफ्टी का तो रोल ओवर खैर अगले हफ्ते स्टार्ट होगा, बट डेटा के अनुसार रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होते जा रहा है, पोजीशंस लॉन्ग्स के तरफ बाइंड अप हो रहे हैं। सो यहाँ पे कॉशियस आउटलुक मेंटेन कीजिए, हेज करते चलिए अपने पोजीशंस को। आपने बताया, और आप ये भी कह रही हैं कि भी 50,000 भी आ सकता है अगर 51,000 का भी सपोर्ट बैंक निफ्टी ने नहीं संभाला। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आपने अगर तेज़ी बहुत फास्ट देखी है ना तो कई बार अनवाइंडिंग भी आ जाती है बाजार के अंदर, तो थोड़ा बी अवेयर रहिएगा। सोनी ने आज एक स्टॉक बताया आपको ग्रैनुलस, और दूसरा जो है वो इंडेक्स बता दिया। बैंक निफ्टी के लेवल्स अभी आप नोटिस कर लीजिएगा, 51,000 का टारगेट है, 52,700 तक का 52,500 का एक स्टॉप लॉस है, बेचना है 52,000 पे, ये हमने लिख दिया आपके लिए। आप इसका जो स्टॉप लॉस है ना, इसको 52,500 करो बॉस, और 51,000 का टारगेट ठीक है, जो स्टॉप लॉस है 52,500 कर दो। ठीक है जी, डन हो गया। तो सोनी के तो ट्रेड्स आ गए। संतोष सर, नमस्ते सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। बताइए सर, आपके ट्रेड कौन से हैं आज के? यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा पहला ट्रेड ग्रेनुल्स ही रहेगा। मेरा भी कल भी मैंने ग्रेनुल्स दिया था और सोनी जी ने भी दिया है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, कल एक फ्लैग इन फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है, तो यहाँ पर ऑन इमीडिएट बेसिस 555 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आपको 515 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, बट मैं ये कहूंगा कि इस थीम को अगले 6 महीने साल भर के लिए नजर पर रखिए। सीडीएमओ थीम को यहाँ आउट परफॉर्म करने के लिए रेडी है। थोड़ा सा फंडामेंटल रीजन है, यूएस में भी एक चल रहा है कि शायद एक बायो सिक्योरिटी बिल पास होने का, जिससे इंडियन एपीआई कंपनी सीडीएमओ कंपनी को फायदा मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस स्टॉक पर नजर रखिएगा। दूसरा मेरा स्टॉक है कल्याण ज्वेलर्स। कल इनके लिए बजट में सबसे मेन पॉजिटिव इन्हीं स्टॉक्स के लिए आया, और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। इस स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग से बहुत अच्छी बाइंग दिखाई है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आज भी जारी रहेगा इन स्टॉक्स में। तो 600 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 535 का। ठीक है, एक कल्याण ज्वेलर्स आपकी तरफ से और नया शेयर आ गया। ग्रेनुलस तो आप कह रहे हैं कि अब बिल्कुल मैच करता है, और मेरे को भी ठीक लग रहा है। देखो, ग्रेनुलस के साथ एक अच्छी चीज़ है, जब ये चलता है ना तो फिर 3-4 दिन अफेक्ट दिखाता चलता है, और जब ये रुक जाता है तो ऐसा साइडवेज होता है कि पूरा बाजार चलता रहेगा, ये हिलेगा ही नहीं शेयर। और जब ये टूटने पे आता है तो फिर भले आप कैसा भी समझो, ये फिर अलग ही अपनी चाल दिखाता है। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संतोष मीना की तरफ से भी है और सोनी की तरफ से। सोनी, आपके टारगेट और स्टॉप लॉस क्या थे इसमें? यहाँ पे मुझे लगता है कि आप 505 स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे, और टारगेट 550 560 का रहेगा। ठीक है, 560 का ना, 555 का टारगेट संतोष सर ने भी दिया है। तो रफ मोटा मोटी दोनों का टारगेट एक जितना ही आ रहा है, और दोनों के ट्रेड भी अच्छे हैं, और दोनों बिल्कुल सुलझे हुए हमारे जिन्होंने एक्सपर्ट्स हैं, बिल्कुल आपको साफ साफ चीज़ें बता रहे हैं कि ग्रेनुलस में क्या करना है। उन्होंने साथ में इंडेक्स पे अपनी कॉल भी दी। कल्याण ज्वेलर्स भी होगा नोटिस करने वाला। तो सारे ट्रेड हो गए। अंशुल जी के हो गया अंबुजा सीमेंट, इप्का लैब, संतोष सर का हो गया ग्रेनुलस कल्याण, सोनी जी का ग्रेनुलस, और बैंक निफ्टी शॉर्ट है 52,000 के आसपास, और उनका मानना है कि 51,000 बैंक निफ्टी आ जाएगा। डाटा वीक है। रही बात निफ्टी के डाटा की, सिर्फ 30% का रोल ओवर है, ये बहुत कम है। तो आज रोल ओवर को बढ़ना होगा, क्योंकि परसों तो एक्सपायरी ही है। एक काम करते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले आपको मैं एक बाइट ज़रूर सुनवाना चाहेंगे। एक्चुअली में कल राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा जी ने हमारे सहयोगी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में जो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता था वो काफ़ी हद तक कम हुआ, और एक बेनिफिशियरी होगा पूरे सेक्टर के लिए। एक बार सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। एक चीज मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बात एक इंडेक्सेशन की आ रही है, उस पे कई तरह के जो है साहब, ये इंडेक्सेशन से बहुत ज्यादा जो है इनको शायद नुकसान हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मैं आ रहा था ANI का इंटरव्यू करके, तो माफ करना चाहूंगा, नाम बताना सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब मेरा क्या होगा, कार्ड मेरे पास पड़ा उनका, तो उन्होंने मेरे से कहा कि साहब ये इंडेक्सेशन से मेरे को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके। मैंने उससे पूछा कि साहब बताइए, आप जो है ये आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी थी? बोला साहब 2005 में। और जो है मैंने कहा कितने में खरीदी थी? कहा साहब 20 लाख रुपए में। आज दाम क्या है? बोले साहब 2 करोड़ रुपया लाभ है, 2 करोड़ रुपया है। तो मैंने कहा आपको तो फिर नई प्रणाली से बहुत आपको तो फायदा होना चाहिए। तो मैंने कैलकुलेट किया उनके लिए, जो 20 लाख रुपए है वो इंडेक्सेशन का उसको लाभ मिलता तो आज के दिन में 60 लाख रुपए होता कॉस्ट उसकी।
ओके 20 लाख रुपए को इंडेक्स करते हैं 3 गुना हो रहा है आज के दिन में। राइट वो मोबाइल से निकाल करके उनको दिखाया 60 लाख। 2 करोड़ में से आप 60 लाख निकाल दीजिए, 1 करोड़ 40 लाख रुपए के ऊपर में आप 20% टैक्स देते तो कितना बनता? बोला साहब 28 लाख रुपए बनता। राइट मैंने कहा आज के दिन में कितना बनेगा? सब आज के दिन में तो ज़्यादा बनेगा। मैंने कहा कैसे? तो 2 करोड़ में से आप 20 लाख निकालिए, 1 करोड़ 80 लाख पे अब आपको 12.5% देना है। 12% देना, पहले 20% देना पड़ रहा था। अब 12.5% देना है। राइट उसको उसने कैलकुलेट किया, बोला साहब 22.5 लाख रुपया। तो कौन सी लाभदायक हुई? तो जीता जाता करीब 6 लाख रुपए का बेनिफिट, 6 लाख 5.5 लाख रुपए का उसको। Benefit. क्योंकि क्या है, देखिए कि रियल एस्टेट में हमने दरें ज़रूर, इंडेक्सेशन का लाभ हमने ज़रूर हटाया है, लेकिन दर जो है हमने अब 20% नहीं है, वो 12.5% है। सेक्रेटरी को सुना कि जो इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स को हटाया गया है उससे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है। उन्होंने एक उदाहरण देकर हमें समझाया कि अगर लंबे समय में आप इसे देखते हैं तो इसका जो फ़ायदा है वो आपको मिलता हुआ दिखेगा, ना ही कि नुकसान इससे आपको होगा। पर जी हाँ, इस पे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, उनका भी ऐसा कहना है कि जो छोटे ड्यूरेशन में ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए गए हैं रियल एस्टेट में, उनके लिए नेगेटिव है, पर लंबे समय में इतना नेगेटिव नहीं है। पर कल हमने देखा कि सभी काउंटर इस पे रिएक्ट ज़रूर किए और रियल एस्टेट में अच्छी खासी कमज़ोरी थी। पर आज अगर रीबाउंड आए तो आपको कहाँ पे नज़र रखनी है और ये समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से। एंड सोनी, आपसे समझना चाहेंगे कि जितने भी रियल एस्टेट काउंटर्स हैं, चाहे आप डीएलएफ ले लीजिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, शोभा, जिनमें कल एक गिरावट हावी हुई, इन सब में से सपोर्ट के आसपास कोई स्टॉक आपको आप आइडेंटिफाई कर पा रही हैं? अगर रीबाउंड प्ले करना है तो कौन से स्टॉक पे नज़र रखें? सृष्टि जी, कल काफी ऑल द स्टॉक्स ने सपोर्ट को ब्रेक किया है। डीएलएफ थोड़ा सा यहाँ पे हमको वॉच करना रहेगा, बिकॉज नेगेटिव डाइवर्जेंस हम एमएससीडी आरएसआई में देख सकते हैं, बट क्लोजिंग उसका फ्रॉम 780 सपोर्ट को टच करके उसने वापस क्लोज 800 के ऊपर किया है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर 780 को आज डिफेंड करता है तो हल्का सा बाउंस बैक आपको 830 835 तक यहाँ पे नजर आ सकता है। बट थोड़ा सा करंट लेवल पे आप यहाँ पे अगर बाई करना है तो एंश्योर कि 780 का यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 780 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको बाई कर सकते हैं। बाउंस करना चाहिए टुवर्ड्स 830 जहां पे आपको टारगेट रहेगा। अगर 780 ब्रेक करता है तो पोजीशंस एग्जिट कीजिए, बिकॉज वो सपोर्ट को दोबारा ब्रेक करेगा। उसके नीचे आपको 740 के लेवल्स तक भी एक बार नजर आ सकते हैं। सो काफी डाइसी रहेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे लेना है। तो डीएलएफ पूरे रियल एस्टेट पैक में से आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं, पर 780 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जहां पे आपको रखनी है नज़र। अगर ये वीक होता है तो उसके बाद आप एग्जिट करें, पर आज देखते हैं कि यहाँ पे रीबाउंड आता है या नहीं। पर अब चलिए जानते हैं कि ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, और ये पूरी लिस्ट लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए कहाँ पे हैं रिपोर्ट्स? जी हाँ, तो ब्रोकरेजेस में आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कीस्टोन रियल्टीज के साथ, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और उन्होंने टारगेट प्राइस दिया है 875 रुपीज़ का। तो उनका मानना ये है कि जो रीडेवलपमेंट चल रहे प्रोजेक्ट्स एमएमआर रीजन में, उसकी वजह से एक अच्छा बेनिफिट कंपनी को देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कोई मैट्रिक्स की, तो वहाँ पे कलेक्शन रेशियो काफ़ी अच्छा है, एवरेज रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, जो कि फिर से एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और आगे जाके एसेट लाइट मॉडल भी कंपनी दिखाता है, जिसकी वजह से एक अच्छा इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है बिजनेस में, और इसीलिए एक बुलिश व्यू उनका कीस्टोन रियल्टर्स की तरफ देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। अगली बात करते हैं कजारिया सिरामिक्स की, जिसके रिजल्ट्स हमारे पास आ चुके थे, और यहाँ पे जेफरीज ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1590 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर रिजल्ट्स की बात करें तो एक इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अगर हम वॉल्यूम की ग्रोथ की बात करें तो कहीं पे ये जो एस्टिमेट्स है वो 11 to 12% के उनके हिसाब से हो सकते हैं आगे जाके अगले 3 सालों में। और आगे जाके अगर नियर टर्म हिकअप्स की बात करें तो थोड़े रहेंगे, बट मीडियम टर्म जो स्टोरी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, और इसीलिए उनका एक बुलिश व्यू यहाँ पे कजारिया सिरामिक्स के लिए भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रू की, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 580 रुपीज़ की दिया है। उनका मानना है कि जो Q1 के रिजल्ट्स आए थे उसमें एक अगर अच्छी बात करें तो एपी जो था वो काफ़ी अच्छा था, बट अगर हम बात करें वीएनबी मार्जिन्स की तो वहाँ पे एक वीकनेस देखने को मिला
मिला था और इसी की वजह से एक न्यूट्रल रेटिंग उनके तरफ से बरकरार रहते हुए देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं HUL की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे होल्ड रेटिंग तो बरकरार रखा है बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 2797 रुपीज़ का दिया है। अगर हम Q1 के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे एक अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला था हर एक फ्रंट में। अगर हम UVG की बात करें तो कहीं पे फूड की वजह से उस पर इम्पैक्ट देखने को मिला था, बट प्रीमियम कैटेगरी जो है उसमें अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला और इसीलिए एक टारगेट प्राइस हाइक जो है वो हमें HUL में देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं बजाज फाइनेंस की, क्योंकि बर्नस्टीन ने यहाँ पे मार्केट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 6800 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना है कि इस रिजल्ट की अगर बात करें तो कहीं पे क्रेडिट कॉस्ट की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ROA की और ROE की तो उसमें भी एक फॉल देखने को मिला था और इसी के चलते हुए एक मार्केट परफॉर्म रेटिंग जो है वो उन्होंने फिलहाल के लिए बरकरार रखा है। तो ब्रोकरेज की सुनते हुए ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो उनके तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, शुक्रिया गौरव, ये सारे के सारे रिपोर्ट्स बताने के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक भी और बजट को लेकर भी। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिषेक जैन। और आपको बता दें, अभिषेक की खासियत ये है कि ये रिसर्च बहुत ही बारीकी से करते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, चीज़ें देख लिया, नहीं, बहुत अंदर तक जाएंगे, तह तक जाएंगे, उसके बाद अगर कुछ व्यू बनता है तो वही बना के आपको देंगे। अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बजट से शुरुआत कर लेते हैं। बजट को तमाम लोगों ने रीड किया, पढ़ा, हमने उनसे पूछा, ओवरऑल यही निकल के आया। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि नहीं बजट में था क्या, कुछ भी नहीं था, ऐसे भी कमेंट्स आए। कल हम पुनीता कुमार सिन्हा से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि नहीं बजट में ऐसा कुछ था नहीं, एक दो चीज़ें हैं वो बजट में होनी भी चाहिए। आपकी रीडिंग क्या कहती है? क्योंकि बाजार में एक नीजर काया LTCG, STCG और STT बढ़ाने के बाद, हालांकि फिर उसको डाइजेस्ट भी किया और रिकवरी भी आई। कौन से सेक्टर्स यहां से आपको ठीक दिख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं बजट का थोड़ा इंपैक्ट उन पर लंबा चलेगा? स्टॉक्स अगर आप बता पाए और अच्छा। तो मैं आई कैन टॉक अबाउट माय कवरेज स्टॉक्स, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो कंपनीज, अगर हम बजट को ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से बजट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग साइड था, बट एक चीज हमें देखनी चाहिए, ये सिर्फ 7 महीने का बजट था या 9 महीने का बजट था। इवेंचुअली जो ये है राइट नाउ अभी, लेकिन एक बजट से एक चीज क्लियर हो गई है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रूरल की तरफ है राइट नाउ, और थोड़ा पॉपुलिस्ट टाइप बजट दिखाया है राइट नाउ। अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट नंबर में देखेंगे तो 1% की इंक्रीज हुआ है रेलवे में, और वो 1% में भी उसमें अगर आप 2,55,000 करोड़ में अगर आप देखेंगे उसमें, तो रेलवे से कंपेयर करेंगे, उसके बाद डिफेंस में भी देखेंगे तो एकदम फ्लैट एलोकेशन हुआ है। तो व्यू यही है कि अगर यहाँ पे अगर आपको करना है राइट नाउ तो थोड़ा रुक के कीजिए आप। मेरे को नहीं लगता है कि मार्केट में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम है। US इलेक्शन भी है, तो लेट्स वेट एंड वॉच काइंड ऑफ थिंग है। बट सेक्टर्स जो लगते हैं वो एग्री फोकस जो प्लेयर्स हैं राइट नाउ नीचे के लेवल पे डेफिनेटली देखने चाहिए। रूरल में अगर आप देखेंगे तो और योर FMCG, ये मार्केट मेरे को लगता है, हमें लगता है एज ए हाउस कि ये 2010 से 13 तक का मार्केट रहेगा, जहाँ पे मार्केट एक सर्टेन रेंज में था और आपके डिफेंसिव चले थे। तो डिफेंसिव इज समथिंग विच आई बिलीव, और ये जो कैपिटल गेन टैक्स है 12.5%, ये इवेंचुअली हमारा व्यू ये है कि इवेंचुअली 15% की ओर जाएगा अगले बजट में। सो कैपिटल मार्केट के हिसाब से मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट हो सकता है कि ये इलेक्शन, ये अभी 5 साल है इलेक्शन के, तो दिस कैन बी द राइट टाइम टू टेक सम हार्ड स्टेप्स, और आगे जाके उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर अनाउंसमेंट्स इन्वेस्टर्स के पक्ष में और कंट्री के लिए आएंगे। थैंक यू वेरी। ठीक है अभिषेक, आपके पास लौटेंगे, आपसे स्टॉक्स भी जानेंगे, लेकिन अंशुल जी कल ITC को हमने देखा कि 497 रुपए की क्लोजिंग दी है। 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप फिर से हो गया, लगातार चल रहा है। हालांकि कल का ट्रिगर इनका कंजम्पशन वाला नहीं था, कंजम्पशन तो एक छोटा सा इनका खेमा है, सिगरेट वाला रेवेन्यू करीब 74% वहां से आता है। जेफरीज ने कहा भी कि अच्छा, नो न्यूज़ ग्रेट न्यूज़ इनके लिए। ITC आज भी चलेगा क्या? इसको इस तेजी को राइड करें, क्योंकि अब तो ये 52 वीक हाई से सिर्फ 2 रुपए दूर है। देखिए अक्षय, ये FMCG इंडेक्स में अगर देखें तो 27 हफ्ते का ब्रेकआउट है, तो लगभग सारे स्टॉक्स में तेजी दिख रही है, और ITC बीइंग अ लीडर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट कल के सेशन में आया है और बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। 53 हफ्ते का
राउंडिंग बॉटम। तो आईटीसी अगर यहाँ से डाउन द लाइन 3-4 महीने में ये 600 650 के लेवल दिखा देता है तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे 510 के आसपास रेजिस्टेंस है, तो 510 जा सकता है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और डिप्स पे वापस लॉन्ग करना चाहिए। 650 का लेवल मिल सकता है। इसो का अंशु जी कब तक ये? देखिए जिस हिसाब से पैटर्न का ब्रेकआउट आया है 650 का टारगेट लगभग 8 से 9 हफ्ते में मिलना चाहिए, तो 2 महीने का समय लगेगा। 510 प्रोबेबली 2 से 3 दिन में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू। संतोष जी, कृष्णा डायग्नोस्टिक का जरा आप चार्ट एक बार चेक कीजिए, क्योंकि इन्होंने मध्य प्रदेश के 5 अस्पतालों से एमआरआई के लिए करार किया है और ये करार थोड़े लॉन्ग टर्म होते हैं तो थोड़े बेनिफिशियल होते हैं, रेवेन्यू की विजिबिलिटी हो जाती है। स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? इसके चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? ये अभिषेक, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है। इस स्टॉक में एक टेक्निकली इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया, अब फिर से अपने अच्छे डिमांड जोन के आसपास बैठा हुआ है, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। मुझे लगता है यहाँ से एक 610 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की जा सकती है पोजिशनल बेसिस पे। अगर यहाँ से चलना शुरू किया तो मुझे लगता है 770 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो मेरे सहयोगी ने काफ़ी हद तक खबरों वाले शेयर्स, अर्निंग्स वाले शेयर्स और सारी चीज़ें आपके सामने पता कर रहे हैं। मैं एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने उतर रहा हूँ। नए सेगमेंट कहने का मतलब है कि कुछ नए अलग तरीके वाले शेयर्स, जहाँ पे हम इनको टिपिकली ब्रेकआउट शेयर्स कहते हैं। तो 1-2 शेयर्स मैंने निकाल रखे हैं, मैं उसी के साथ शुरुआत कर रहा हूँ और टेक्निकल एनालिस्ट का ज़्यादा काम होगा उसमें। अंशुल जी, आपके साथ शुरू कर रहा हूँ। जरा अजंता फार्मा देखना, कल फार्मास्यूटिकल्स पे सबकी अच्छी बात हो रही थी। कोई ने कहा कि SMS ले लो, कईयों ने कहा सिप्ला ले लो, कईयों ने कहा कुछ ले लो। एक बार जरा अजंता फार्मा भी चेक करो, कल इसकी क्लोजिंग भी अच्छी आई है। डिम्पी जी, लास्ट वीक शायद मंडे को जब बजट के शेयर्स पूछे गए थे तो उसमें अजंता फार्मा मेरा बजट का पिक था, स्नोमैन लॉजिस्टिक के अलावा। 2285 में जब बाय किया था, ये 2700 रुपए तक जाते हुए दिख रहा है। प्रोबेबली 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा और मार्केट अगर साइडवेज टू हल्का भी बुलिश रहा तो ये उससे पहले भी 2700 रुपए तक का टारगेट दे सकता है। बड़ा ब्रेकआउट है काउंटर में और वॉल्यूम्स के साथ आया है, तो तेजी दिख रही है इसमें। एक और शेयर है, ये संतोष सर आपको चेक करना पड़ेगा। उस शेयर का नाम है वेल्सपन लिविंग के नाम से एक कंपनी है, वेल्सपन ग्रुप की ही कंपनी है, सेपरेट होकर बनी हुई है। वेल्सपन लिविंग के नाम से आपको शेयर मिलेगा, प्रोड्यूसर साहब ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। एक बार जरा सर इसको देख के बताइएगा क्या करना है इस पर। ये दिन पे चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है। एक तो ये मल्टी मंथ ब्रेकआउट दे रहा है, 2021 का हाई क्रॉस कर रहा है और वो भी एक क्लासिकल फ्लैग फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के साथ। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में यहाँ से 30, 40, 50% तक की तेजी बन सकती है आने वाले समय के लिए। तो इसको ट्रेडिंग की तरह अप्रोच ना करें, मुझे लगता है इसको खरीद के रख लीजिए। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, अभी 173 के आसपास है, 158 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ऊपर में 250, 250 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। अरे दोनों शेयर पास हो गए, एक तो वेल्सपन लिविंग भी पास हो गया और दूसरा अजंता फार्मा भी पास हो गया। दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि बढ़िया है, अच्छा ब्रेकआउट है, अच्छा मूव मिलेगा। एक और शेयर है, मेरे को वापस अंशुल के पास ही जाना होगा उसके लिए। उस शेयर का नाम है अनुपम रसायन। एक बार जरा ये शेयर भी चेक करिएगा। ये अभी चला नहीं है, इसने बेस बनाया है। अनुपम रसायन ने चला नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसने बेस बनाया। चलेगा नहीं चलेगा ये अंशुल जी आपको बताना है। देखिए डिम्पी जी, इसमें डबल बॉटम का ब्रेकआउट है तो स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। इसमें रेजिस्टेंस जोन कल ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन पे आगे क्लोज किया है 795 के आसपास। तो एक बार राउंड फिगर में पकड़ ले रहा हूँ, 3 रुपए 4 रुपए और देखिए 800 रुपए। 800 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है तो 30 दिन का डबल बॉटम ब्रेकआउट होगा और ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने जाएगा 840 से 845 के बीच में। वहां पे वापस से रिवाइज करेंगे कि स्ट्रेंथ बनी है या प्रॉफिट बुकिंग करना है। बट 800 अगर निकल जाता है तो 835 840 ये रेंज आती हुई दिखेगी। 800 850 की तरफ इसलिए बढ़ रहा है, आपको अगर स्क्रीन पे मेरी चार्ट दिखा पाएँ, अब वो फाइनली आपकी स्क्रीन पर आ भी जाएंगे, देख भी लेना आप। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो बेस फॉर्मेशन है वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लियरली है। ये बेस बना हुआ है जो मैं आपके सामने भी मार्क कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। और ये होता क्या है कि एवरेजेस का ब्रेकआउट हुआ है। पहले 50 दिन 200 दिन की तरफ हम चेस कर रहे हैं, देख रहे होंगे आप। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आप देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छा बेस बना हुआ है, चलेगा, चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो अनुपम रसायन भी है लिस्ट में। खैर मैं और भी कुछ शेयर आपसे पता करूंगा, अंशुल और संतोष आपसे, लेकिन अभिषेक के पास एक बार जाना चाहता हूं। अभिषेक जी, ये जो अभी आपने बात बोली ना, ये कल बात मेरे को किसी और ब्रोकर ने भी बताई। उन्होंने कहा कि भाई LTCG ना ये 15% तक लेके जाएंगे, तो अभी तो पहली खेप बढ़ाई है।
लेकिन सर एक कंडीशन अप्लाइड भी हो सकता है, अगर मार्केट की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही अगले साल तभी 15 करेंगे, नहीं तो ये 12.5 भी रखेंगे। तो 1 मिनट के लिए मैं मान के चलूँ कि अगर मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तो LTCG 2 साल के लिए कम से कम निपट गया, खत्म हो गया, 2 साल के लिए बात नहीं होगी अब। देखिए सर, अभी वैल्यूएशन करके एक चीज होती है और मेरे को लगता है कि अभी आज की तारीख में जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है राइट नाउ, वी आर सिटिंग द बेस्ट केस सिनेरियो। आज जो मार्केट ने डिस्काउंट किया हुआ है आज की तारीख में नेक्स्ट 2 साल की जो ग्रोथ का, उसमें जरा सा भी टेम्पर होता है तो आपके जो अर्निंग्स एस्टिमेट है स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में जिस हिसाब से तेजी आज दिख रही है राइट नाउ लॉट ऑफ कंपनीज में, तो व्यू यही है कि आपको यहाँ से अगर 2 से 4% और 5% की अपसाइड अगर यहाँ से मार्केट में अब किसी भी बेस्ट ब्रोकिंग हाउसेस का रिपोर्ट देखेंगे राइट नाउ, या हमारा भी जो व्यू है राइट नाउ, यहाँ से अपसाइड बहुत ही लिमिटेड है। डाउनसाइड कैन बी सब्सटेंशियल अगर यहाँ पे जो परफॉर्मेंस जो बोल रहे हैं राइट नाउ वो अगर नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो आई वुड अवॉइड taking a long call or maybe aggressive long call at current level. There will be some opportunities obviously market में है रहेगा right now, but ये जो आज जैसे रेलवे कंपनीज है, रेलवे कंपनीज का इसका इम्पैक्ट आपको आज नहीं दिखेगा, इसका इम्पैक्ट आपको बिकॉज अभी तो आप मोस्ट ऑफ द कंपनीज की ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है राइट नाउ, तो ये साल तो आपको ऑर्डर बुक में निकल जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो इसमें नंबर्स आएंगे वहां पे न्यू ऑर्डर्स वगैरह वहां पे आएगा। और सेकंड जो गवर्नमेंट का जो आज जो 280 और 300 और 240 जिस बार जीती है उसका फर्क आपको ये बजट में आपको क्लियरली दिख गया है। तो वी वुड अवॉइड टेकिंग ए लॉन्ग कॉल, एग्रेसिव लॉन्ग कॉल ऑन द मार्केट्स एट करंट लेवल सर। मैं भी आपके कैंप में हूँ सर, मैं भी आपके ही कैंप पे हूँ। मेरे को भी लगता है कि मार्केट के अंदर अभी बड़ी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। ये बजट का इम्पैक्ट ना डिले इफेक्ट के साथ होगा और ये डिले इफेक्ट 15-20 दिन 1 महीना भी ले सकता है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कईयों की ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है, वो कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट अगले साल भी आ जाएगा, उस पर कहना बड़ा मुश्किल है। तो फाइनेंशियल ईयर चलो ठीक है, आपके पास ऑर्डर्स हैं, आप काट दो जैसे तैसे करें, उसके बाद फिर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ध्यान देने वाली हैं। खैर मैं कुछ 1-2 शेयर जरा और पता कर लेता हूँ जहाँ पर मार्केट का तेज़ मोमेंटम है या ब्रेकआउट टिपिकली हुए हैं। उसमें एक शेयर आपको दिखाता हूँ, मंथली ब्रेकआउट वाला शेयर है, वो है कावेरी सीड्स का। एक बार जरा मेरी स्क्रीन वापस से दिखाएंगे, आपको दिखेगा ये बढ़िया सा एक मंथली वाला ब्रेकआउट हो रहा है, बड़ा ब्रेकआउट माना जाता है ये टिपिकली। ये मैंने आपके लिए नोट कर दिया, आपके लिए सामने दिखा भी रहा हूँ मैं। एक बार जरा कावेरी सीड्स चेक करेंगे अंशुल भाई, आप चलेगा और कि बस बहुत हो गया। देखिए डिम्पी जी, बिल्कुल ब्रेकआउट पॉइंट पे आया है, लेकिन कल जो कैंडल आई है ऊपर से टॉप पे से जो सेलिंग है थोड़ी सी खराब कैंडल है, तो मैं इसमें ऊपरी स्तर पे रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो बाई करना पसंद करूंगा जो 1034 पे है। तो स्टॉक अभी डेवलप हो रहा है, प्रोबेबली राइट साइड डेवलप करने में 1 हफ्ता और लगा देगा, कल जो सेलिंग आई है उसको एब्जॉर्ब करने में। इवेंचुअली 1030 1034 निकलता है तो स्टॉक पे मंथली जो ब्रेकआउट आपने दिखाया है ये बिल्कुल सस्टेन होगा और लगभग 600 पॉइंट का पूरा पैटर्न है। तो ब्रेकआउट पॉइंट से 600 रुपए चलेगा, 1600 रुपए तक का टारगेट निकल के आएगा, बट छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। 1034 के ऊपर 1110 का टारगेट लेके चलना चाहिए। ओवरऑल ब्रेकआउट का टारगेट 1600 है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए रहेगा। मैं सारे के सारे शेयर जो आपको नोटिस करवा रहा हूँ अपने वित्तीय सलाहकारों से भी पूछ लीजिएगा। एक राउंड की राय हम आपके सामने रख देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं। चार्ट दिखाने का पर्पस सिर्फ यही है कि देखिए आप हमने कहाँ से पकड़ रहे हैं, हम कैसी चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। आप फोटो खींच लीजिए उस समय चार्ट की और यही चार्ट अपने वित्तीय सलाहकार को दिखाओ कि बोलो ये 18 हाउस स्वदेश पे हमको एक चार्ट दिखाया गया, बताया गया। ये जो चार्ट है मैंने जो दूसरा डाला हुआ है क्वेस्ट कॉर्प का है, यहाँ पे भी आप देखेंगे बढ़िया बेस बना हुआ है, यू बेस है और साथ ही साथ ये अपना छोटा सा रेजिस्टेंस को पार कर रहा है। संतोष सर एक बार ज़रा चेक करेंगे, ये क्वेस्ट कॉर्प का ये वाला पैटर्न मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा लगा, ये वाला हिस्सा ज़रा देख के बताइए। यस दिन पे इसका भी चार्ट काफी अच्छा रहा। बड़े टाइम पीरियड पे यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, एक रेजिस्टेंस एरिया है 660 का। जैसे ही वो क्रॉस करेगा मुझे लगता है एक अच्छी तेजी बनेगी स्टॉक में, शायद फिर आपको 850 रुपए तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो वेट कीजिए, अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो ब्रेकआउट आने का वेट कीजिए। 660 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आप पोजीशन बना सकते हैं। नीचे आपके लिए वेल डिफाइंड 700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में आपको 850 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, बढ़िया।
एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, इंडस टावर। मेरी पुरानी ड्राइंग्स ही बनी हुई है, तो शायद मैंने आपको पहले भी कभी दिखाया होगा। एक बार ज़रा मेरी स्क्रीन दिखाना इंडस टावर वाली। और मैंने अपनी पुरानी ड्राइंग्स को डिलीट नहीं करता, टिपिकली वैसी की वैसी बनी रहती है ताकि नोटिस हो जाए। ये देखिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग, देन ब्रेकआउट, देन डाउनवर्ड स्लोपिंग, फिर से ब्रेकआउट हुआ और काफ़ी बढ़िया से इंडस टावर अब डेज हाई पे, मंथली, वीकली कैंडल सभी में बहुत इंटरेस्टिंग है। कितना और खिंचेगा बस ये चेक करवाना है। क्या है 480 की तरफ जा रहा है? एक बार अंशुल जी आप चेक कर लीजिए, 480 की तरफ जा रहा है क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस है 480 का। और देखिए बिल्कुल डिम्पी जी, बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट है 357 पे मंथली चार्ट में। तो जनरली इतना बड़ा जब ब्रेकआउट अभी KSL पे हमने डिस्कस किया है, ये स्टॉक में ऑलमोस्ट 70-80% अपसाइड ब्रेकआउट से डेवलप करता है। तो अभी चला ही 20% 22% है ब्रेकआउट। 480 आपको आराम से मिल जाएगा हफ्ता 10 दिन में। बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म लोगों की नजर में होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मल्टी मंथ ब्रेकआउट है। लगभग 700 750 तक के टारगेट्स जो मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट आया है उसके टारगेट बन रहे हैं। और आप ही के चैनल पे 365 ऑड लेवल से इंडस टावर मैं भी रेकमेंड करता आ रहा हूँ। जी हाँ, इंडस टावर्स। और कल हमारे एक एक्सपर्ट ने भी इसको रेकमेंड किया था और एक पॉइंट पे, हाँ जी, रत्नेश जी ने किया था। आपने अखाड़े में 3 शेयर बताए थे, उनका तीसरा शेयर था इंडस टावर। इंडस टावर और ITC भी था, ITC भी था उनका, वो दोनों ही काउंटर्स। और ज़्यादातर मैं बता दूं, कल जो अखाड़े में हमारे पहलवान उतरे ने जो दाव लगाए, हमको सबके लिए तालियां बजवानी पड़ी। हाँ, एक कोई ऐसा नहीं था, सब में से ऐसे शेयर्स निकले जिनके सबको तालियां बजानी पड़ी। और अब कल बाजार आपके सामने है, देखा जाए तो कुछ नहीं हुआ, देखा जाए तो बहुत कुछ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी। और लास्ट में जब हम इंटरेक्शन भी कर रहे थे तो सबका यही मानना था कि हाँ ठीक है, मार्केट्स गिरे पर कम से कम स्टॉक्स ने बहुत अच्छा सा प्रदर्शन किया, हमारे दर्शकों को भी फायदा हुआ होगा जरूर। पर चलिए, अब बात इंडस टावर्स की तो हो गई, पर अभिषेक एक बार आपसे टाटा कंज्यूमर्स पे भी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है, पूरे FMCG में एक्शन है, पर बहुत पॉजिटिव खबर भी आई है कंपनी की कि राइट इशू के जरिए जो है अब कंपनी फंड्स जुटाएगी। कैसे देख रहे हैं आप ये अनाउंसमेंट को? क्या ये एक्सपेक्टेड था मार्केट्स में कि कुछ ऐसा कंपनी अनाउंस करने वाली है? और अब जो अनाउंसमेंट आई है तो किस तरीके के ट्रिगर्स बन सकते हैं कंपनी के लिए? तो कंपनी लार्जली अगर आप देखेंगे तो लास्ट 2-3 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रही है राइट नाउ। नंबर्स वगैरह में भी काफी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं राइट नाउ। इसका एक रीजन यह है कि यूके बिजनेस में भी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है कंपनी में। आई थिंक इसको मार्केट में राइट का तो ऑलरेडी 10 दिन पहले जो कंपनी ने ऑलरेडी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि दे विल बी रेजिंग मनी वाया राइट इशू। आई थिंक इसका राइट इशू का जो पैसा है वो ऑब्वियसली कंपनी आई थिंक इनके जो केपेक्स में राइट नाउ दे वांट टू डू इट ऑन द केपेक्स साइड, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका इतना कोई सब्सटेंशियल इम्पैक्ट कंपनी पे आना चाहिए राइट नाउ। हालांकि मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पाया हूँ, बट इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ इम्पैक्ट आएगा, बिकॉज 26 शेयर पे एक शेयर है तो लेस देन 3-4% करीब का डाइल्यूशन होगा, और उसमें भी लगता नहीं कि इतनी बड़ी कुछ होगा राइट नाउ। स्ट्रॉन्ग कंपनी रिजल्ट के हिसाब से और नंबर्स के, यानी कि जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, और बिजनेस वाइज में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छा है। रिजल्ट 2 क्वार्टर बहुत अच्छे आए थे, उम्मीद की जा रही है कि ये बार भी अच्छा ही परफॉर्म करेंगे, बट ये लाइकलीहुड एट 1300 रुपए के आसपास मेरे को थोड़ा, अगर हमारा व्यू ये है कि उस लेवल पे आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। बट यही व्यू है कि FMCG अगर एज ए सेक्टर खेलना है तो इट्स ए गुड बेट आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से। जी हाँ अभिषेक, ये कुछ एनालिसिस हमारी टीम ने भी करी है और उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है नए ट्रेडर्स के लिए, और जो राइट इशू से अगर आपको अलॉटमेंट मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो ये स्टॉक को देखते हैं कि 1300 के आसपास ये काउंटर जाता है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आप ज़रूर देखें। पर इस बीच हमारे साथ ध्वनि पटेल भी जुड़ चुकी हैं। ध्वनि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि आज कौन से स्टॉक्स पे आपकी नज़र है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं अपडेट बताना चाहूंगी कि कजारिया सिरामिक्स जो हमने कल क्लोजिंग के समय सजेस्ट करा था, तो उसका जो फर्स्ट टारगेट हमने सजेस्ट करा था 1480 का, वो क्लोजिंग के समय ही हमारा अचीव हो चुका था। और ये पोजीशन आप फर्दर 1510 के टारगेट जो हमने रिवाइज करके भी दिए थे उसके लिए आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा।
आज की जो फ्रेश पिक्स यहाँ पर है, तो सबसे पहले मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है LTTS का। LTTS यहाँ पर इट्स नियरिंग अ ब्रेकआउट लेवल। यहाँ से फर्दर इसके अंदर जो डेटा बनता है तो ओपन इंटरेस्ट ऑन द पॉजिटिव साइड है, फर्दर आपको मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिलेगा। टारगेट जो है वो 5340 का बनता है और स्टॉप लॉस 5040 का लगा के रखना है आपको। और कंडीशनली आप इसको 5140 के ऊपर लिखे बाय करेंगे तो आपको मोमेंटम बाइंग एक्शन इसके अंदर कांस्टेंट देखने को मिलेगा। दूसरा पिक जो यहाँ पर है वो है एस्कॉर्ट्स का। एस्कॉर्ट्स के अंदर भी अगर हम इंट्राडे चार्ट्स पुल करते तो करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है, राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और डेली चार्ट्स पे यहाँ पे 50 पीरियड की EMA को स्टॉक ने टेस्ट करके वहां से अपवर्ड बाउंस दिया और कल की सेशन में स्टॉक ने यहाँ पे अपनी 20 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम इंक्रीमेंट भी काफी अच्छा है। टारगेट 4280 का और स्टॉप लॉस 4040 का लगा के रखना है। ठीक है, ध्वनि हम अभी बात कर ही रहे थे कि हमारे एक्सपर्ट्स की कॉल कितनी सुपर हिट रही। तो सबसे पहले मुबारक आपको भी कि कजारिया के फर्स्ट टारगेट हिट हो चुके हैं और आज जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई है जहां पे उन्होंने नतीजों के बाद इस पे टारगेट प्राइस हाइक कर दिया है। तो उम्मीद है कि आज भी ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करे। पर चलिए, अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि 9 बजे के नवरत्न शेयर्स कौन से हैं। और रोज की तरह पूरी लिस्ट लेकर शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स फोकस में रहेगा। लगभग 3000 करोड़ रुपए रेज करेंगे राइट्स इशू के जरिए। राइट्स इशू का प्राइस है 818 रुपये, यानी कि आप कह सकते हैं 35% डिस्काउंट पे है। अब ये रेशियो ध्यान से सुनिएगा, हर 26 शेयर पे आपको एक राइट शेयर मिलेगा। अगर आप 26 शेयर होल्ड करते हैं टाटा कंज्यूमर में तो आपको जो है एक शेयर मिलेगा। रिकॉर्ड डेट जो है वो 27 जुलाई जो कि सैटरडे है वो रहेगा, और जो आखिरी दिन रहेगा एलिजिबिलिटी के लिए वो रहने वाला है 25 जुलाई का। राइट्स इशू का जो दिवस है वो 5 अगस्त 19 अगस्त तक रहेगा, तो इन डेट्स को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब जो है कंसिडर करेगी शेयर स्प्लिट। अब ये जो है उनके जुलाई 27 के बोर्ड मीट में जो है होने वाली है, तो स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। रेलिगर एंटरप्राइजेस एक टाइप से सेटलमेंट कंटिन्यूशन की जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकती है। IRDA ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो स्टॉक ऑप्शंस जो कैंसिल्ड हो गए थे डॉक्टर रश्मि सलूजा के लिए, अब वो रिवोक कर दिए गए। अगले 15 दिन में उन्हें वापस देना होगा, यानी एक टाइप से सेटलमेंट का प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। एंड ऑफकोर्स थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग भी उनके इंश्योरेंस आर्म केयर हेल्थ इंश्योरेंस में देखने मिल रही है। बेजल प्रोजेक्ट्स लगभग 600 करोड़ का ऑर्डर आया पावर ग्रिड को लेकर, और ये ट्रांसमिशन सेगमेंट के ऑर्डर्स हैं जो धीरे धीरे हमें देखने मिल रहे हैं। तो ऑफकोर्स बेजल प्रोजेक्ट्स को भी अपने रडार में रखिएगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नतीजे की बात करें तो मार्जिन्स ऑलमोस्ट 20% का आया था, पोल से बेहतर मार्जिन्स देखने मिला। और जो प्रीमियम सेगमेंट होता है वहाँ पे भी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, लगभग 5% का ग्रोथ आया। और जो वैल्यू सेगमेंट है वहाँ पे 10% का ग्रोथ आया है। तो वॉल्यूम अपटेक आई है और मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आया। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। थायरो केयर की भी बात करें तो यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। मार्जिन्स में 160 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है, और नेट प्रॉफिट में भी 40% का उछाल आया है। AGS ट्रांजैक्ट हमारा अर्निंग्स धमाका कह सकते हैं। 5 या 6 लॉस मेकिंग क्वार्टर्स के बाद पहली बार कंपनी प्रॉफिटेबल हुआ है। ऑफकोर्स इसमें अदर इनकम का भी एलिमेंट ज़रूर है। और याद रखिए 1 महीना पहले 200 करोड़ का एक प्रेफ इशू भी किया था इन्होंने, वहाँ पे बड़े मार्की इन्वेस्टर्स ने भी पोजीशन लिया था। स्टॉक में हम तेज़ी देख सकते हैं आज। ऑफकोर्स उसके जो ऑटोमेशन सोल्यूशन बिजनेस है पेमेंट की, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। हमारा 8वां स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इसकी अगर बात करें तो इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे कीस्टोन रियल्टर्स फोकस में रहेगा। इनिशिएट बाय किया है, टारगेट प्राइस है ऑलमोस्ट 875 रुपीज़ पर शेयर का, और वो कह रहे हैं कि कंपनी एक प्राइम बेनिफिशियरी हो सकती है जो रीडेवलपमेंट्स होने वाले मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में उसको लेके, और ओवरऑल कंपनी का एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल भी है। तो मैंने आपको 8 स्टॉक्स तो बता दिए, लेकिन हमारा आखिरी स्टॉक हमारा खबर का स्टॉक है। इस पे बात करेंगे तो वेल्सपन कॉर्प फोकस में रहने वाला है। जल्द ही इनकी फंड रेज अनाउंसमेंट आ सकती है, और ये QIP के ज़रिए ये फंड रेज अनाउंसमेंट आ सकता है। और चैनल चेक सजेस्ट भी कर रहे हैं कि कंपनी को 2 अहम लार्ज इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस के ऑर्डर्स आ सकते हैं, एक मिडल ईस्ट से और एक US मार्केट से। तो ऑफकोर्स वेल्सपन कॉर्प को भी अपने रडार में रखिएगा। ठीक है, ये 9 के 9 शेयर जो आज फोकस में रहेंगे, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स पर एक बार फिर से व्यू लेते हैं क्योंकि ये नंबर्स मजबूत हैं और मार्जिन एक्सपेंड किया है। आज इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी शायद होने वाली है यूनाइटेड स्पिरिट्स की। अभिषेक, आप ज़रा बताइए यूनाइटेड स्पिरिट्स कैसी लग रही कंपनी आपको, और क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए?
स्टॉक ऑलरेडी 10% मूव दिखा चुका है, तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि बिकॉज ये बार गर्मी ज्यादा पड़ी थी और वी वर टॉकिंग टू लॉट ऑफ पीपल, तो उन्होंने कहा कि बियर की जहाँ कमी हो गई थी वहां पे लोग लिकर पी रहे थे। तो दिस इज जस्ट अ फीडबैक, और ग्लास प्राइसेस वगैरह थोड़े स्टेबल हुए हैं, तो उस कारण से इनको मार्जिन वगैरह में भी इनको बेनिफिट मिला है। मेरे को लगता है ये लेवल पे ऑब्वियसली आज 13, अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है तो बने रहना चाहिए, और अगर ट्रेडिंग व्यू है तो आज का जो पॉपअप आएगा कॉल, आई वुड वेट फॉर द कॉन्फ्रेंस कॉल, बट वो कमेंट्री पे आप उसके हिसाब से यू कैन टेक कॉल एंड यू कैन बुक सम प्रॉफिट्स आल्सो, बट ट्रेडिंग व्यू हो तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा है, बट ऑब्वियसली ये एक लीडर है और ये प्रीमियमाइजेशन प्ले आज धीरे धीरे नंबर्स में दिख रहा है। ठीक है, एजीएस ट्रांजैक्ट अभी शरद बता के गए हैं और बड़ी मूव उसमें आनी भी चाहिए एजीएस ट्रांजैक्ट में, क्योंकि काफी टाइम के बाद थोड़ी सेहत में सुधार दिख रही है। ध्वनि, आप जरा एजीएस ट्रांजैक्ट को चेक कीजिए, आज वैसे गैप अप ओपनिंग देगा ये शेयर? जी बिल्कुल, यहाँ पे इसके अंदर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। सपोर्ट लेवल स्टॉक ने जो नीचे की तरफ बनाया है, तो आप डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे 78 का लेवल स्टॉक ने काफी समय से ब्रेक नहीं करा है। इनफैक्ट वो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी भी बनता है, क्योंकि प्रीवियस स्टॉक एक्शन को यहाँ पे देख रहे हैं तो वहां पर एक रेजिस्टेंस था जो अब सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। इसका ब्रेकआउट जो हालांकि अभिषेक जी है वो 92 के लेवल के ऊपर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ पे इस हिसाब से इसकी स्टॉक की जो ओपनिंग भी है वो पॉजिटिव साइड ही बन रही है। इसमें डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। अब जो नेक्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ब्रॉडली चार्ट स्ट्रक्चर पे जो सप्लाई जोन बन रहा है वो 100 की लेवल के पास है, तो खरीदारी करके चले। स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे वेरी स्ट्रिक्टली यहाँ पे नीचे की तरफ पे 87 का। ठीक है, तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं आपको और भी मिल रहे हैं। और मैं फिर से बोलूँगा थोड़ा वॉल्यूम अभी भी कम रखना। हमने बजट से पहले तो आपको बताया था कि वॉल्यूम कम रखना, बजट के बाद भी बोल रहे हैं थोड़ा वॉल्यूम कम रखना। देखो अभी सोनी पटनायक बोल के गई है, थोड़ी देर पहले अभी अभिषेक जी भी आपको बता रहे थे कि वो मार्केट में लॉन्ग अभी नहीं जाना चाहेंगे। मार्केट में इस समय थोड़ा डिविजन्स भी है, अभी बजट का ना असर और फाइन ट्यून होने में थोड़ा समय लगता है, और आज तो फर्स्ट डे ट्रेडिंग का है, बजट की खुमारी से बाहर निकलने का, तो थोड़ा क्लियरिटी के साथ अभी और चीज़ें हो जाने दीजिएगा, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। फिलहाल सेटल प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। निफ्टी समय करीब 34 पॉइंट ऊपर जाके नीचे जाके सेटल हो रहा है, और अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखेंगे तो वहाँ पे भी हल्की सी गिरावट आपको ज़रूर दिखेगी। तो ये दोनों तो इंडाइसिस की बात हो गई। अब आएंगे हम अलग अलग स्टॉक्स पे, तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कौन कौन से स्टॉक्स हैं। आपको करना कुछ भी नहीं है आज सिर्फ देखना है। 2 लेवल मैंने आपके लिए नोटिस करवाए हैं, 24,650 जब तक पार नहीं होता तब तक बड़ी पोजीशंस लेना नहीं, मार्केट के अंदर रोके रखना अपने आप को। और दूसरा, जब तक 24,200 24,000 के नीचे चला गया तो फिर बाजार ग्रिप में आ जाएगा। टिल डेट तक मार्केट एक छोटा मोटा स्प्रिंग की तरह रहेगा, जैसे थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। इस चीज़ के लिए आपको भी थोड़ा प्रिपेयर होना होगा। अब आ जाते हैं जरा बाजार में आज के टॉप गेनर्स पे या लूजर्स पे, कौन कौन से मजबूत और वीक काउंटर्स हैं मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। पहले मजबूत काउंटर्स आएंगे। डॉक्टर रेड्डीज अच्छा खुल रहा है आज, करीब 1% ऊपर। आईटीसी बढ़िया खुल रहा है, कल की क्लोजिंग अच्छी थी आईटीसी की, वो खुल रहा है करीब 0.25%। एनटीपीसी, विप्रो, एलएनटी, ये कुछ एक और स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको ओपनिंग अच्छी मिल रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं जरा वो सारे शेयर्स जहां पे आज थोड़ी वीकनेस भी देखने को मिल रही है, यानी कि शुरुआत में थोड़े कमज़ोर है बड़े शेयर्स। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, इन सब में आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। दिखाइए जरा 5 महारथी मार्केट के जो बड़ी वेटेज रखते हैं कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, उसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक, तीसरा इन्फोसिस, चौथा टीसीएस भी दिखाना एक बार, और एक जरा कंजम्पशन वाला दिखा दो, वो एचयूएल है, और एक एलएनटी भी दिखा दो, उसके नंबर्स आने हैं तो इसलिए एलएनटी को भी देख लेते हैं। एचयूएल और एक और दिखाना, एलएनटी भी दिखा दो। ओ ठीक है, तो टाइम ही हो गया। तो कुल मिला के जितने शेयर अब तक फायर हुए उसमें से मेजॉरिटी शेयर्स के अंदर बढ़त नहीं थी, बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर हल्का दबाव के साथ खुल रहे हैं, थोड़े डिफेंसिव ऊपर आए हुए हैं। डॉक्टर रेड्डी, आईटीसी, थोड़ा मार्केट को आज पचाने का दिन होगा। रोल ओवर चेक होंगे आज और स्पीड से बढ़ेगा, 30% का रोल ओवर भी नहीं है निफ्टी पे अभी, तो और स्पीड से बढ़ाना है। खैर बाजार खुला और इस बीच आप ओपनिंग का ट्रेड अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस समय करीब 28.31
पॉइंट की गिरावट है, 50 पॉइंट से ज़्यादा का फ्यूचर्स टूटे हुए हैं। बैंक निफ्टी में गिरावट 170 190 अब 200 पॉइंट की हो चुकी है, 51,500 तो आ गया। कल ऑलरेडी हम 500 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए थे बैंक निफ्टी में, 200 पॉइंट आज के जोड़ दो तो 700 पॉइंट चला गया बैंक निफ्टी 2 दिन के अंदर। मैं रफ कैलकुलेशंस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस बीच मिड कैप का जो इंडेक्स है वहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट है। ये रेशियो भी ठीक रखेंगे शुरुआत में, जैसे एडवांस डिक्लाइन भी आप देख रहे हो, 1100 शेयर एडवांसेस के अंदर है, जबकि बाजार तो 42 नीचे है। उसके बावजूद भी आपके पास 1100 शेयर एडवांसेस के साथ है। वजह मिड कैप है। मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर उस तर्ज के भी गिरावट नहीं है, थोड़ा डिले इफेक्ट आएगा। पहले इंडेक्स मैनेजमेंट हिस्सा होगा, फिर उसके बाद डिले इफेक्ट के तौर पर आप इसको देखेंगे। खैर, अभी हम और आगे देखते हैं और कौन कौन से शेयर है। HDFC रिलायंस के अंदर आज शुरुआती हल्की हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। आप यकीन मानेंगे रिलायंस कितने का हो गया, 2960 रुपये का हो गया। ये सिर्फ हफ्ता भी नहीं लिया इसने चलने में, और ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स के बाद टूटा, रिजल्ट से पहले भी एक दिन पहले टूट चुका है। और ध्यान रखिएगा 2950 से 3200 की जर्नी 1 महीने में हुई थी कंप्लीट। तो इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वही बात, बाजार चलता सीढ़ियों से है, उतरता लिफ्ट से है, तो बहुत स्पीड से बहुत चीज़ें नीचे आती हैं और पता भी नहीं चलता। ठीक, तो देखते रहिएगा, सावधानी ही बस आपको रखनी है और कुछ नहीं है। मैं एक बार जो है ना अडानी ग्रुप के शेयर्स भी चेक कर लेता हूँ, एक्चुअली में वहाँ पर भी थोड़ा बज़ रहता है। अगर आप देखेंगे अडानी एंटरप्राइज ऊपर है, एक सीमेंट वाली कंपनीज आज दोनों नीचे हैं और ये थोड़ा पोस्ट इम्पैक्ट मेरे को लग रहा है थोड़ा ज़्यादा है। अंबुजा ACC ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। तो तेज़ी भी बहुत बड़ी नहीं है, ये बात भी समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट, मैं जरा निफ्टी 50 से हटकर निफ्टी 100 को चेक कर रहा हूँ ना, तो वहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया ट्रेड है। कल चलते चलते क्लोजिंग में मैं एक्सपर्ट्स का नाम भूल गया, उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स का ही हमको BTST करवाया था। मैं उनको थैंक यू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिसने बताया उसको मेरी तरफ से वैसे ही थैंक यू। डॉक्टर रेड्डीज, ITC, DMart जैसे कुछ और शेयर्स भी आज मार्केट के अंदर ऊपर आए हैं। जो वीक काउंटर है उसमें से पावर ग्रिड के अंदर भी 1% तक की गिरावट है। ये SRF भी टूटा हुआ है 1 से 1.25% के आसपास। तो थोड़ा स्पेसिफिक होकर काम करने की ज़रूरत है, चर्निंग अपने चरम पर होगी। देखते हैं मार्केट के अंदर और क्या होता है। हीट मैप लेके आइए जरा स्क्रीन पर, और इस समय देखो आप वही का वही मार्केट रुका हुआ है। 40 पॉइंट की गिरावट जो ओपनिंग में आपको मिली, ना रिकवरी आ रही है ना तेज़ी आ रही है। थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा और समय देंगे, फिर देखते हैं। लीडरशिप भी नहीं है ना, आपको मैंने जो पहले 5-6 शेयर नोटिस करवाया उसमें वो सभी एब्सेंट है। ये हीट मैप है, सिर्फ ऊपर की लेयर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रॉन्ग है, उसमें भी कंजम्पशन वाले 2 बड़े शेयर हैं। टाइटन निकल बढ़िया अच्छा बंद किया, गोल्ड वाली जो कस्टम ड्यूटी की खबर आई उससे फ़ायदा होता है, बिजनेस बढ़ेगा, सेंको वालों ने भी बोला। फिर ITC भी बढ़िया चल रहा है, आज 2% ऊपर है, और अंशुल तो बता रहे थे कि बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। नीचे आप सभी स्टॉक्स कमज़ोर देख पा रहे हैं। टाटा कंजम्पशन, टाटा कंज्यूमर्स, ब्रिटानिया, बजाज फिनसर्व, ये सभी शेयर्स दबाव में हैं। अभिषेक आपको बता रहे हैं कि छोटे मझोले शेयर्स में क्या हो रहा है। फिर सृष्टि ओपनिंग के ट्रेड लेगी मेहमानों से। ठीक है, तो बाजार की एक कह सकते हैं कि शांत शुरुआत ही है, बहुत ज़्यादा कोई डिस्ट्रप्शन भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बाजार नीचे आने के मूड में हो, एक रेंज में ही है शुरुआत में अभी तो। लेकिन ITC आप देखिए आज टॉप गेनर है और ये पहुंच गया है 500 रुपये के पार। मार्केट कैप है 6.25 लाख करोड़ रुपए। इस पर थोड़ी सी और आगे हम रिसर्च करके आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें, वहाँ पर भी कोई ज़्यादा कोई खास एक्शन देखने को आज मिल नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि शेयर कोई बड़ी बड़ी तेज़ी दिखा रहे हों, खोजने पड़ रहे हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल कल हमारे फोकस में था, आज भी हम देख रहे हैं कि शेयर में 6% के आसपास की तेज़ी है। ये रेकमेंड भी किया गया था हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए। थायरोकेयर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खबर का एक्शन है, 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। NIT टेक, ये स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, तो बजट के थीम में है। कल भी हमने बड़ी तेज़ी देखी है और आज भी इसमें बड़ी तेज़ी हो रही है, करीब 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। AGS ट्रांजेक्ट, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये हमारे 9 के नवरत्न वाले सेगमेंट में भी ये शेयर था, वहाँ पर भी अच्छी तेज़ी हो रही है। HBL पावर ये शेयर चल रहा है। MTNL लगातार तेज़ी है, अब देखिए 90 रुपये के आसपास का भाव हो गया है। तेज़ी क्यों हो रही है, थोड़ा सा सतर्क रहने की आपको ज़रूरत है। अगर आपके पास नहीं है तो नया नहीं खरीदना है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। इस पर मैं एक्सपर्ट से बातचीत भी लगातार कर ही रहे हैं। PC ज्वेलर भी एक ऐसा ही शेयर है, बहुत सोच समझकर ध्यान देकर 5% आज भी ऊपर है और लगातार यहाँ पर भी मोमेंटम आ रहा है। तो कुछ कुछ शेयर्स हैं। तेजस नेटवर्क्स, ये टेलीकॉम इक्विपमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है, ये वहाँ पर भी 4.5% के आसपास की तेज़ी है। बॉम्बे डाइंग एक और शेयर यहाँ पर ये है कि ये देखिए टेक्सटाइल के साथ साथ इनका ये रियल एस्टेट वाला भी प्ले है, प्रॉक्सी प्ले कह सकते हैं। 4% के आसपास की तेज़ी है इसमें दिख रही है। और कंस्ट्रक्शन में चुनिंदा स्टॉक्स हैं जहाँ पर हम बाइंग देख रहे हैं। KNR कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
शक्ति पंप में खैर ये मॉनसून वाला भी प्ले है और बजट वाला भी, तो वहाँ पर 5% के आसपास की तेज़ी हम ऑलरेडी देख रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन ये कि हाँ, खोजने पड़ रहे हैं आज। आज हो सकता है कि रेंज का बाजार हो, तो आज ना आपको स्टॉक पिकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी और बजट की थीम में अगर आपको शेयर खोजने हैं तो बड़े ध्यान से आपको ये निकाल के लाने पड़ेंगे। अगर आप वायदा बाजार के अगर शेयरों की बात करें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बता भी रहे थे आपके लिए, ठीक ठाक नंबर्स इन्होंने दिए हैं अपने, 4% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। एचडीएफसी लाइफ में थोड़ी सी तेज़ी है, इंडियन होटल्स कल भी चल रहा था, आज भी थोड़ी सी इसमें तेज़ी बन रही है, पीवीआर में 1-1.5% के आसपास की तेज़ी है। लेकिन जो कंजम्पशन वाला खेमा है, कल बड़ी तेज़ी हमने देखी और थोड़ी सी आश्चर्य की बात है कि दूसरे दिन ही इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के हम संकेत देख रहे हैं। डाबर हो गया, मैरिको हो गया, एचयूएल हो गया, टाटा कंज्यूमर, ये तमाम शेयर ब्रिटानिया आज कमजोरी के साथ ही बाजार में कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। निफ्टी बैंक आ गया हरे निशान में, 20 अंकों की हल्की सी तेजी है। निफ्टी बैंक हरे निशान में आने की तैयारी कर रहा है, 24,475 के आसपास के स्तर। एडवांस डिक्लाइन तेजी के पक्ष में है, 1600 शेयर मजबूत हैं, 450 शेयर इस वक्त कमजोर हैं। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे ओपनिंग ट्रेड्स। बाजार खुलने के बाद कहाँ पे हमारी एक्सपर्ट्स की नज़र आइए ये समझते हैं। और संतोष, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले बताइए कोई अगर अपडेट है तो वो भी शेयर कीजिए, और फ्रेश ट्रेड्स कहाँ पे देख रहे हैं आप? अपडेट तो नहीं, कल्याण ज्वेलर्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, 5% की एक रैली दी है। और उसी थीम के साथ मैं जाना चाहूंगा टाइटन पे, क्योंकि टाइटन में आपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मुझे लगता है इसमें और फ्रेश मोमेंटम बनेगा, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। आपको 35.20 का स्टॉप लॉस रखिए। 3600 रुपए तक की अपसाइड मुझे लगता है आसानी से देखने को मिलेगी, और शायद उसके भी ऊपर लेवल देखने को मिले, क्योंकि नॉर्मली एक बड़ा चेंज है इनके लिए, पॉजिटिव फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ है, तो स्टॉक में 2-3 दिन तक एक मोमेंटम बना हुआ रह सकता है। टाइटन, जी हाँ, आज जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए। और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स में भी जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो रहा है। अंशुल, अब आपसे समझना चाहेंगे कहाँ पे आपके ओपनिंग ट्रेड्स? देखिए, ओपनिंग शो में हमने डिस्कस किया था आईटीसी, वो ऑलमोस्ट 510 रुपए आ गया है। फ्लैट खुलता जरूर बाई कर सकते थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक दूसरा काउंटर है जहां पे बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। 79 डेज का कप एंडल पैटर्न आज के सेशन में ओपन लो के साथ ब्रेकआउट दे रहा है, तो 654 पे इसको बाय करना चाहिए। 645 का स्टॉप लॉस रहेगा और 670 का इमीडिएट टारगेट मिल सकता है। तो एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी लाइफ है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। एचडीएफसी लाइफ में ब्रेकआउट आ रहा है 79 डेज का कप एंडल। एचडीएफसी लाइफ ना, एचडीएफसी बैंक नहीं। जी जी, एचडीएफसी लाइफ, गलती से एचडीएफसी बैंक बोल दिया था। एचडीएफसी लाइफ में ब्रेकआउट है। ओके, क्योंकि मैं दूसरा सवाल यही पूछने जा रही थी कि फिर निफ्टी बैंक पे क्या व्यू चेंज हुआ है यहाँ पे। पर जी हाँ, एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे 670 के टारगेट्स ध्यान में रखिए। 645 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। पूरे लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में एक अच्छा ट्रैक्शन है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। एफएनओ के टॉप गेनर फिलहाल ये काउंटर बना हुआ है। ध्वनि, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रेडार पे है? जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले तो मैं अपडेट देना चाहूंगी कि हमारा फोकस काफी टाइम से अवंती फीड्स पे बना हुआ है। कल के सेशन में भी हमने बताया था कि एक्वाकल्चर पे हमारा अवंती फीड्स का जो था यहाँ पे उसका टारगेट अचीव हो चुका है। इसमें फ्रेश ट्रेड भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्लाइंट्स के लिए रिवाइज करके यहाँ पे 740 का करा है। स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ मेंटेन करके रखना है यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए, तो आप यहाँ पे 635 का स्टॉप लॉस लगा के 740 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा फोकस जो यहाँ पे मेरा स्टॉक्स के अंदर बन रहा है, तो बलरामपुर चीनी, इसके अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा आपको। और जैसे ही स्टॉक यहाँ पे 455 453 के लेवल्स के ऊपर चलता है, जिन्हीं के पास हम ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे फ्रेश बाइंग एक्शन बनता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो पहले 480 का बनता है। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है नीचे की तरफ में। तो आज ऑलमोस्ट ओपन लो के साथ हम यहाँ पे हमने ट्रेड की शुरुआत करी है इसके अंदर, तो 442 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करें 480 के टारगेट्स के लिए।
ठीक है। तो शुगर काउंटर्स आज फिर से मोमेंटम दिखा रहे हैं। ध्वनि के रेडार पे बलरामपुर चीनी है, यहाँ पे आप नज़र रखिए। पर कुछ देर में और भी कुछ काउंटर्स पे राय जानना चाहेंगे। पर इस बीच यूनाइटेड स्पिरिट्स अब एफएनओ का टॉप गेनर बन चुका है। नतीजे अच्छे थे, हमारे एक्सपर्ट्स ने भी आपको इस पे राय दी। आज 4 बजे कॉन कॉल है, वहाँ से क्या कुछ कॉमेंट्री निकलती है उस पर खास नज़र रहेगी। पर जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त एक्शन जो है इस पे देखने को मिला। हमने दोनों एक्सपर्ट से, अंशुल और साथ ही अभिषेक से समझा कि क्या था खास नतीजों में और टेक्निकली कैसे प्लेस्ड है। इसके अलावा HAL ये काउंटर पे एक बार अंशुल आपसे राय चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए कल रेलवे, डिफेंस ये थीम्स नहीं चली और कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स भी नहीं आए, पिटाई भी हुई। पर HAL कई दिनों के बाद FNO से बाहर निकला है और आज मोमेंटम भी दिखा रहा है। अब जैसे जैसे हम एक्सपायरी के करीब आ रहे हैं, क्या यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया है वो फंसते हुए दिखेंगे? क्या यहाँ पे कुछ पोजीशंस कवर होंगी? उस हिसाब से कोई डेटा बिल्डअप है तो वो बताइए, और क्या कोई फ्रेश ट्रेड बनता है? इसमें पुल बैक आता हुआ दिख रहा है, जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के हल्का सा नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है। 20 मूविंग एवरेज तक बैक आ सकता है। एक 100 पॉइंट की रैली यहाँ डेवलप हो सकती है 5050 तक। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर में बुलिश कपनल पैटर्न का ब्रेकआउट फेल किया था, तो ये लॉन्ग्स लिक्विडेट होते होते स्टॉक 3900 के लेवल तक नीचे आ सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा 5050 5100 तक रैली मिलती है तो वहां से स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। नीचे 3900 आता हुआ दिख। ये जरा शुगर कंपनीज वापस से सारी दिखाना। खैर इस बीच आपको मैं वापस से बताता हूँ, निफ्टी के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 20 पॉइंट की गिरावट है। बाजार कुछ ना करते हुए अभी साइडवेज मोमेंटम के साथ फंसा हुआ है। आगे बढ़िए, एक बार जरा सारे शुगर काउंटर्स दिखाइएगा। बलरामपुर चीनी, रेणुका, बजाज हिंदुस्तान, सब के सब ऊपर आ रहे हैं और ऑलमोस्ट डेज हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान रखिए, शुगर काउंटर्स जब भी चलते हैं तो एक साथ सारे चलते हैं और एक साथ सब में तेज़ मोमेंटम आता है। फ्यूचर्स में सिर्फ बलरामपुर है, ये ज़्यादातर शुगर काउंटर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है, बजट में तो खैर एथेनॉल वगैरह को कुछ लेके बोला ही नहीं। अरे बड़े बड़े डिफेंस और रेलवे को लिए बोला, तो एथेनॉल तो बेचारा बहुत छोटा सा था उसके आगे। लेकिन फिर भी ये शुगर काउंटर्स की जो इस समय डिमांड सप्लाई का सिनेरियो है, इसको इग्नोर ना किया जाए। ध्वनि, एक बार आपने बलरामपुर चीनी तो चेक कर लिया, कोई कैश का स्टॉक भी बताओ ना देख के इसमें से, शुगर में ही बलरामपुर के अलावा कोई कैश का स्टॉक। जी बिल्कुल डिम्पी जी, अगर यहाँ पे कैश स्टॉक में देखने जा रहे हैं तो रेणुका शुगर्स का चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है। स्टॉक ने यहाँ पे पहले ही हमें एक जो मोमेंटम है वो 38 के बाद यहाँ पे 52 तक का एक वन साइड मोमेंटम देखने को मिला था, जिसके बाद स्टॉक यहाँ पे वीकलीज पे अगर हम मूव करते हैं तो एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टॉक जैसे ही अपना आज का जो हाई यहाँ पे बनाया है 50 रुपीज यहाँ पे 20 पैसा 30 पैसा के पास, तो उसके ऊपर आप इसके अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा स्टॉक के अंदर, आप वहां से बाय करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में। आप 48 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट जो आपका बनेगा, तो एंटायर रेंज अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो करीब 6 रुपए की रेंज बन रही है, तो यहाँ पे 60 रुपए के टारगेट के लिए इसको फर्दर पोजीशन कैरी कर सकते हैं। डन। खैर इस बीच आप सुजलोन पे देख पा रहे हैं करीब 4.25 करोड़ शेयरों के कई सौदे हैं। सुजलोन का चार्ट एक बार दिखाइए। आज 5% का शायद अपर सर्किट लग गया, इसमें 5% का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो शायद फ्रीज भी हो गया होगा ये। एक बार मैं बाबू उसको भी चेक कर लेता हूँ, सुजलोन का सर्किट के लिमिट्स क्या है उसकी। 1 मिनट लगेगा बस मेरे को। यस, सुजलोन एनर्जी के अंदर 5% का है, 60 रुपये 70 पैसे का है, 60 रुपये 70 पैसे पे फ्रीज हो गया है। डन। इस पर खबर ब्लॉक की लगी हुई है, आपको पता है सुजलोन बढ़िया चार्ट है, अच्छा मूव है। मार्केट में खबर ये है कि ये कई एक्स भी हो सकता है। खैर मैनेजमेंट ने भी काफ़ी हद तक इस पर काम किया। एक बार दिखाएंगे इसका, आप मंथली दिखाइए इसका, 1 मंथ का या 2 मंथ का चार्ट एक बार दिखाएंगे आप, या मैं ही दिखा दूँ अपनी स्क्रीन से? अगर आप, अच्छा मैं ही दिखा देता हूँ, चलिए मेरी स्क्रीन को ही आप शेयर कीजिएगा। ये तो आ गया है 3 महीने का चार्ट में 43% है, और मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो आपको सुजलोन से ही से। फिर अंशुल जी ज़रा हेल्प करेंगे हमारी। अंशुल सर ये देखिए ज़रा, मैंने इसका मंथली वाला चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। बढ़िया बेस था, स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए कितना शानदार नीट एंड क्लीन है। तपस्या का फल कितना मीठा हो सकता है इससे पता लगता है। एक कितना लंबा समय इसने लिया इसको बेस को बनाने में, लेकिन उसके बाद अभी धीरे धीरे मूव इसने जब शुरू किया तो सारी तपस्या का फल एक साथ ही दे रहा है अभी। ये शेयर मई 2023 के अंदर 7 रुपये का था, आज जुलाई 2024 के अंदर 60 रुपये का है।
ठीक, तो ये शेयर कितनी स्पीड से चला? अब मेरे को ज़रा ये बताइए, और चलेगा? मेरे हिसाब से तो ये, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन कोई बड़ी 200 भी हो जाए शेयर तो। देखिए डिम्पी जी, इसमें अपनी बात हुई थी लास्ट जो मेरे पास नोट 18 जून को इसमें बात हुई थी। 98 डेज का कप पैटर्न ब्रेकआउट था, जिसका टारगेट हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट 51 पे आया है, 65 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और 65 के ऊपर सस्टेन करता है तो 90 रुपए तक ये स्टॉक आ सकता है। तो फिलहाल 65 का टारगेट ऑलमोस्ट कल या परसों के सेशन में आ जाएगा, लेकिन रिन्यूड स्ट्रेंथ के साथ चला है। इसने 12-15 दिन वापस फ्लैग पैटर्न बनाया और आज सेकेंड डे ऑफ ब्रेकआउट है, तो 65 स्लाइस थ्रू करते हुए स्टॉक 90 रुपए की तरफ चल रहा है। रिवाइज स्टॉप लॉस जो रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे 55 रुपीज का रहेगा। 55 रुपए के नीचे क्लोज करता है तो फिर स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन स्टार्ट होगा, नहीं तो धीरे धीरे करके 90 रुपए की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। 90 मान के चलते हैं, और 90 आने में भी समय लग सकता है, और उसके लिए मार्केट का सपोर्ट भी चाहिए। ये उस समय का सिनेरियो है जिसमें बाजार में सब कुछ ठीक था। ऐसा ना हो कि बाजार ख़राब हो जाए, फिर इस तरह के शेयर्स भी अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं। ये बात भी ध्यान रखिएगा। अभी मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर के साथ बता रहा हूँ, हम सिर्फ चार्ट वार्ट देख देख के सब कुछ आपके सामने रख रहे हैं। आज मेरे को शुगर स्टॉक्स वाले में काफ़ी दम दिख रहा है, मेरे को इंडेक्स में मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे इंडेक्स चलने को कुछ खास मज़ा दे नहीं रहा, क्योंकि LTCG वाला फैक्टर है वो अभी डिस्काउंट हुआ नहीं, वो मार्केट उसको डिस्काउंट करेगा। दूसरा, वो जो लिक्विडिटी वाली प्रॉब्लम कल बता रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स, वो अभी भी है। ये लिक्विडिटीज़ को जब तक सक नहीं होगी ना, ये मार्केट को अभी झटका नहीं मारेंगे नीचे, वो कहीं से भी आएगा। देखते हैं कैसे होता है। फिलहाल जब 36 पॉइंट की गिरावट है। एक और चीज़, अभी ना मार्केट थोड़ा शेलो है, क्योंकि रोल ओवर्स अच्छे नहीं हुए, अभी सिस्टम में खड़े हुए हैं। ये जैसे रोल ओवर होंगे ना तो मार्केट को टिल्ट करेंगे, झुकाएंगे, क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है ना। अब इधर से कम ट्रांसफर हो तो उधर का हिस्सा ऊंचा हो जाएगा, ऐसे हुआ तो इधर का हिस्सा ऊंचा हो जाएगा। तो अभी रोल ओवर हुआ नहीं कायदे से, अभी रोल ओवर होगा तो टिल्ट होएगा मार्केट, तो बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहिएगा। शुगर स्टॉक एक बार वापस से सारी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। आज का मोमेंटम शुगर स्टॉक्स में फंसा हुआ है। एक बार जरा एक और शेयर भी दिखाइए, कैंपस एक्टिव वेयर। मेरे को आज फिर से नोटिस करवाना पड़ रहा है, क्योंकि आज का मूव काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसाइसिव लग रहा है। संतोष सर, एक बार देखोगे आप इसको? यस, जिन कैंपस की बात करें तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है एक लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद, एक रेंज में अटका हुआ 300 ऊपर और नीचे आप 280, बट लग रहा है कि 300 के रेंज जैसे ही ब्रेक करेंगे एक अच्छी तेजी बनेगी, स्टॉक में आपको 350 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो कोई अगर कोई प्रीएम्प्टिव ट्रेड लेना चाहे तो 280 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकता है, और इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एक अपडेट भी देना चाहूंगा, आज मॉर्निंग का मेरा कॉल था कल्याण ज्वेलर्स का, उसका टारगेट 600 का था, वो हो चुका है। स्टॉक अभी 12% ऊपर है, 623 का हाई लगाया उसने। शानदार, बधाई सर कल्याण ज्वेलर्स के लिए। और मेरे को ऐसा लग ही रहा था कि आपने जैसे वो ज्वेलरी वाला स्टॉक दिया ना, और कल जब 6% की कट ड्यूटी कट आए, टाइटन वाइटन सब चले, मेरे को लग रहा है कंटिन्यूटी इफेक्ट ज़रूर आता, और आपने सुबह बढ़िया शेयर दे दिया कल्याण ज्वेलर्स। और मैं अंशुल को भी बता दूंगा, अभी सृष्टि मेरे को बता रही थी HDFC का कौन सा शेयर है सृष्टि जो चल गया था? HDFC लाइफ। अंशुल जी, HDFC लाइफ भी चल गया क्या? आपका टारगेट हुआ है कि अभी ये चला ही चला है, सिर्फ अभी टारगेट से बचा है? टारगेट बचा हुआ है सर। ITC जरूर टारगेट कर गया, 510 रुपए जो डिस्कस हुआ था, ITC कर गया, ये भी थोड़ी कर ही जाएगा। ITC पे लगा दो टारगेट है, और सभी पे ना टारगेट है। अच्छा, एक और ना मेरे सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट भी है, देखिए आपकी और हमारी व्यस्तता अलग अलग तरह से हो सकती है। आपके जो भी शेयर टारगेट की तरफ आ जाएं, टारगेट हिट हो जाएं, कृपा करके हमको बता दीजिएगा। आपके लिए हमने एक बहुत बढ़िया टारगेट हिट वाला एक वाइप सा बनवा रखा है, कहेंगे तो उस पर म्यूज़िक भी लगवा देंगे, अभी थोड़ा स्लो में चलता है इस पर थोड़ा म्यूज़िक डलवा देंगे, ताकि वो अच्छे से हम आपको ऑनर भी कर पाएँ। हम तो सर ऐसे ही कर सकते हैं, तो हम आपको अच्छे से ऑनर भी करेंगे। तो आप प्लीज़ हमको जैसे ही कुछ शेयर के अंदर आपका टारगेट हिट होते हैं, सभी मेहमान बता दीजिएगा। जैसे आज धोनी ने हमको कजारिया के बारे में सुबह सुबह बताया कि कजारिया उनका टारगेट हिट हो गया था। एक दो काम और करते हैं आज। चलिए, अभिषेक के पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वो एक बार पता कर लेते हैं, मैं जब तक कुछ और ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, इंडेक्स सही बात है, इंडेक्स मत देखिए, इंडेक्स में कुछ ऐसा रखा भी नहीं है। स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है, और बजट वाली भी थीम थोड़े थोड़े खोज के लेके आते हैं। एक कैश वाला ही काउंटर है अंशुल जी, और वो है जेनेसिस इंटरनेशनल। 3000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है, और जो बजट में लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की बात की गई है ना, कल भी ये शेयर बड़े जोर से चल रहा था। 600 वाला शेयर देखिए 750 वाला एक झटके में हो गया, ये 2-3 सत्र में ही। क्या करना है जेनेसिस में? देखिए, स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, और ये हमारी एक्टिव कवरेज में भी है। टेक्निकली इसमें पैटर्न डेवलप हुआ था, कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। पूरा कप हैंडल पैटर्न है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो स्टॉक को करंट मार्केट प्राइस से बाई कर सकते हैं। एक्चुअल बाई कल ब्रेकआउट पे था 710 रुपए के आसपास।
थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, बट अभी बाई करना चाहिए। 846 तक इमीडिएट जाता हुआ दिख रहा है अगले 3 से 5 सेशन में। उसके बाद फिर से कंसोलिडेट करेगा और 950 तक का टारगेट बनेगा। 72 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। 846 इमीडिएट टारगेट है 3 to 5 डेज का। ठीक है, 846 यानी कि 100 रुपए और ऊपर, और ये इमीडिएट टारगेट है, 3 से 5 दिन वाला है ये। बढ़िया है जेनेसिस इंटरनेशनल। अच्छा, कल एनआईटी सजेस्ट किया था राजेश पालविया जी ने, और आज हम देख रहे हैं कि शेयर में बढ़िया तेजी है। ये जो कुछ भी रोजगार को लेकर सरकार का फोकस बढ़ा है ना, रिन्यूड इंटरेस्ट हम कह रहे हैं, और इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट को लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। ये डायरेक्ट बेनिफिशियरी ये कंपनी है एनआईटी, तो इसको उस लिहाज से भी आप देखिए, कल भी बड़ी तेजी, आज भी बड़ी तेजी हो रही है। अंशु जरा ये बताइए, अगर ये शॉर्ट टर्म में जाना है, क्या 150 बहुत दूर नहीं है इसके लिए? देखिए, एनआईआईटी मंथली चार्ट पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन करके बाहर निकला है, और इसने 3 बार अपने ब्रेकआउट फेल किए थे। तो अब लगभग कोई रिटेल लॉन्ग मुझे लगता नहीं है इस काउंटर में बचा होगा। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में माल है, तो इसमें एक लेवल 132 का आता है जहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है, बट उसके ऊपर सीधा 145 है जहां अगला रेजिस्टेंस आएगा, और 145 निकलने के बाद एकदम क्लियर ब्लू स्काइज है। उसके बाद बड़े टारगेट्स बनेंगे। तो फिलहाल 132 और 145 ये 2 टारगेट पकड़ के इसको फ्रेश लॉन्ग यहां से किया जा सकता है। ठीक है, पीवीआर आज फिर से एक्शन में लौट रहा है। हालांकि कल हमने देखा था कि ब्रोकरेजेस ने इसके टारगेट कट किए थे, Q1 के परफॉर्मेंस के बाद नंबर्स अच्छे नहीं लगे थे उनको, लेकिन रिबाउंड बढ़िया है। ध्वनि, पीवीआर क्या पिक्चर, और ये बढ़िया होगी अभी पीवीआर की, खरीदना है इसको? जी बिल्कुल अभिषेक जी, पीवीआर पे हमारा फोकस काफी पहले भी एक बार बना हुआ था, जहां पे स्टॉक ने अपना जो बॉटम फॉर्मेशन करा था करीब 1380 के लेवल के पास। उसके बाद हमने यहाँ पे 1480 तक के लेवल भी देखे थे, बट स्टॉक जो है यहाँ पर थक रहा है, जहां पे 1500 का लेवल ऊपर की तरफ बीट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो फर्दर अगर आपको मोमेंटम बाइंग करनी है यहाँ पे, तो 1500 के लेवल का वेट कीजिए। उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है तो फर्दर इसके अंदर बाइंग एक्शन बनता हुआ दिखेगा। वैसे भी अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर वाइज भी देख रहे हैं, तो स्टॉक यहाँ पे अपनी 200 EMA जो है उसको डिसाइसिवली क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है, जिसके लेवल्स के करीब ही हम आज के सत्र में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें, 1500 लेवल क्रॉस करने दीजिए, जिसके बाद यहाँ पे डिसाइसिवली एक बाय का सेटअप बनता हुआ दिखेगा। फिर इसके बाद उसके अंदर बाय कर सकते हैं। पीवीआर एनएक्स को लेकर ये व्यू। बोरोसिल रिन्यूएबल, ये सोलर पैनल बनाती है ये कंपनी, और रिन्यूएबल स्पेस से जुड़ी हुई है ये बताइए अंशु जी, बोरोसिल रिन्यूएबल क्या अभी ये और चलेगा? देखिए, वीकली चार्ट पे रिवर्सल आया है, डाउन ट्रेंड को खत्म करके पहली बार ऐसा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड खत्म करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस जोन है 560 से लेके 580 के बीच में। अगर करंट मूव में इसको पार कर लेता है तो फिर स्विंग हाई 670 रुपए खुल जाएगा। बट जो 3 दिन की मूव आई है उसमें वॉल्यूम इतने एंकरेजिंग नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप फ्रेश बाय कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट कि 580 निकलने का वेट कीजिए। अगर वो लेवल निकल जाता है तो फिर उसके बाद अच्छी बाइंग बनेगी। 645 के अराउंड, 670 के अराउंड पहला टारगेट रहेगा। बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहाँ पे एक अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, पर फिर से एक बार कुछ लिकर काउंटर्स पे राय जानेंगे, क्योंकि देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में तो एक्शन है ही, पर इसके अलावा मैं देख रही थी रैडिको खैतान, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सुला विनयार्ड्स, ये सब भी डे हाई पे हैं। संतोष, इनमें से, क्योंकि ये सभी कैश सेगमेंट के काउंटर्स हैं, इनमें से क्या कोई स्टॉक आपको पसंद आता है? और साथ ही एक बार यूनाइटेड ब्रीवरीज पे भी राय दीजिएगा, क्योंकि नतीजे इसके कल हैं, पर उसके पहले इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो क्या यहाँ पे कोई मौके हैं? यस, पहले यूबीएल की बात करें तो यूबीएल में थोड़ा सा पहले अभी तक मेरा भी व्यू बुलिश था, बट पिछले 2-3 दिन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हुआ है, तो अवॉइड कर सकते हैं। हिसाब से ऊपर के लेवल से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो वीकर स्टॉक्स है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट में तो अभी भी और काफी गुंजाइश है। इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो सुला वाइनयार्ड का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस के आसपास बैठा हुआ है। 480 इसका बहुत अच्छा बेस है, रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आपके लिए सिर्फ 470 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो शायद आपको 580 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। सुला विनयार्ड्स कई समय बाद जो है वो 500 के स्तर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं कि क्रॉस होता है या नहीं। पर इस बीच डायग्नोस्टिक काउंटर्स में भी एक्शन है, क्योंकि थायरोकेयर के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, कमेंट्री भी पॉजिटिव रही है। साथ ही मेट्रोपोलिस को अगर हम देखें तो वहाँ पे भी थोड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ध्वनि, एक बार मेट्रोपोलिस का चार्ट चेक करेंगी? थायरोकेयर के बाद क्या यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं?
जी बिल्कुल, मेट्रोपोलिस में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है, बट बाइंग इसका जो ट्रिगर हो रहा है वो 2040 का लेवल यहाँ पे मेट्रोपोलिस जब क्रॉस करता है तो उसके बाद बनता है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे पिछली 5 कैंडल से उन्हीं लेवल्स के पास एक हाई बनाया है। तो सप्लाई यहाँ पे शॉर्ट टर्म में उन्हीं लेवल्स के पास देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही यहाँ पे 2040 का लेवल क्रॉस करता है तो 2100 तक का एक अपसाइड टारगेट बनता है। आज की सत्र में इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा लग रही है। स्टॉक यहाँ पे 2010 का एक बेस फॉर्मेशन ओपन लो के साथ करा है। इंट्राडे चार्ट्स में भी हमें मोमेंटम गेन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस करने दीजिए। जैसे ही ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 2040 का लेवल क्रॉस करता है तो 2010 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 के टारगेट के लिए इसको बाय करें। 20 रुपए और अप मूव का एक बार वेट करिए और उसके बाद ही कोई पोजीशंस लेंगे। पर इस बीच एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी पे भी नज़र डाल लीजिए। हालांकि थोड़े इनिशियल मिनटों में वो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, पर अब बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। 60 अंकों की गिरावट निफ्टी में है, पर निफ्टी बैंक 200 अंकों से ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखा है। एक बार यहाँ पे भी देखेंगे हमारे एक्सपर्ट से, और ये गिरावट थोड़ी बढ़ती जा रही है। 260 अंकों की गिरावट हो गई है निफ्टी बैंक में। पर क्विकली एक बार अंशुल आपसे रियल एस्टेट पैक में से शोभा डेवलपर्स पे राय जानेंगे, क्योंकि हालांकि रियल एस्टेट में थोड़ा सा बाउंस ज़रूर था, पर शोभा डेवलपर्स ना ही सिर्फ इंडिया में है, यूएई में भी इनका काफ़ी एक्सपेंशन है। बोलने का मतलब ये है कि खबर का इम्पैक्ट पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं होगा, और डे हाई पे है। पिछले 2 दिनों की रेड कैंडल्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टर फेवरेट है। क्या करना चाहिए यहाँ पे, अभी से अवॉइड करें? देखिए, इसमें पुल बैक आ रहा है। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज दोनों तोड़ के स्टॉक 4 दिन से नीचे चल रहा था, तो ये अटेम्प्ट कर रहा है, दोनों को रिक्लेम करने की कोशिश है। 1930 रुपए के आसपास तक ये स्टॉक आ सकता है इन द पुल बैक, बट वहां पे एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लग नहीं रहा है कि फिलहाल ये 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को रिक्लेम करेगा। उस जोन में आने के बाद फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी, तो ये पुल बैक मूव है। पहला टारगेट 1900 पकड़िए, दूसरा टारगेट 1930 पकड़िए। इन दोनों इस रेंज के बीच में आते आते प्रॉफिट बुकिंग करके एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। 58 पॉइंट की गिरावट है, और आपको मैं यकीन से बताऊं, अगर ये 58 पॉइंट की गिरावट को 158 पॉइंट की करनी है या फिर 58 पॉइंट की गिरावट को निफ्टी की वापस से रिकवर करना है, इसको 1 मिनट भी नहीं लगता है। वजह थोड़ा शैलो मार्केट है, थोड़ा देख के संभल कर आप इसमें ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा देख के ट्रेड करना चाहिए। आज मेरी नज़र फिर से शुगर वाली कंपनीज पर है। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को वो पैक ठीक लग रहा है। मैंने एक शेयर आपको पहले भी नोटिस करवाया हुआ था, धानी का 59 के आसपास चल रहा है। ये हमने शायद 55-56 पे नोटिस कराया। एक बड़ा मूव भी आया था, लेकिन वापस नीचे आ गया था, फिर से चल रहा है। आज 2.5% ये शेयर ऊपर है। एक शेयर मैंने आपको और नोटिस कराया था कैंपस का, तो मैंने 3-4 शेयर आपको मैं लगातार नोटिस करवाता रहा हूँ, ठीक है ना। शुगर में से मैंने बजाज हिंदुस्तान आपको नोटिस कराया था, 3.5% ऊपर है, ठीक। तो आप बस अपनी शीट बना लो, अपनी वॉच लिस्ट बना लो। मैंने भी बना रखी है, मेरे पास ये 3 शेयर मैंने भी एक ही जगह पर डाल रखे हैं, ताकि मैं उसको बार बार थोड़ा देखता रहूँ, समझता रहूँ। 1-2 शेयर और भी आए हैं लिस्ट में। अच्छा, पहले मैं अपनी F&O वाली शीट खोल लेता हूँ, उसमें से ज़रा कुछ शेयर चेक करते हैं जहाँ पर बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। पहले वो ज़रा चेक कराता हूँ। MCX पर ज़रा दिखाएंगे, MCX। अंशुल जी, एक बार MCX चेक करना आप। देखिए, MCX में ब्रेकआउट आ रहा है। कल के सेशन में वीक लॉन्ग शेक हो गए हैं, हैमर के साथ क्लोजिंग की, आज ओपन लो के साथ चला है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस 4100 पे है, बट वो क्रॉस हो जाएगा। स्विंग हाई 4270 पे है, यहाँ तक जाता हुआ स्टॉक दिख रहा है। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो बड़ा ब्रेकआउट होगा, लेकिन 4270 के बाद डिसाइड करेंगे कि ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है या नहीं। फिलहाल के लिए 4270 जो स्विंग हाई बना था 26 अप्रैल को, वहां तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। पाता हूँ जो बजट से ठीक पहले हल्का हो गया था, करेक्ट हो गया था एक्चुअली मैं बोलूँगा, लेकिन आज उसका बिल्डअप थोड़ा नोटिसेबल हो रहा है। 9% का OI है और करीब 1 से 1.5% तेज है। शेयर का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, HEL। एक बार ज़रा दिखाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स का शेयर, HEL। धोनी, एक बार आप ज़रा चेक करना, इसका जो इमीडिएट फॉल था ये 5500 से टूट के करीब 5000 रेंज में आया हुआ है। ये कंप्लीट हो गया, वापस से रिकवरी मोड में आएगा या फिर अभी थोड़ा साइडवेज हो सकता है?
ओवरऑल जो स्ट्रक्चर यहाँ पे लार्जर और स्मॉलर टाइम फ्रेम दोनों पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे हम डेलीज और इंट्राडे 30 मिनट्स के चार्ट स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं। तो यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे एक मोमेंटम अपना फिजल आउट करता हुआ दिख रहा है। एडीएक्स जो एक मोमेंटम इंडिकेटर होता है, उसको अगर हम देख रहे हैं तो वो अपनी लोअर हाई फॉर्मेशन को कंटिन्यू कर रहा है। तो साइडवेज जोन में अभी फिलहाल के लिए स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है। नीचे की तरफ स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है तो 4750 का है, और आपको जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रॉस करके फर्दर बाइंग एक्शन की तरफ अगर जाना है तो 5100 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसके अंदर आपको ये रेंज ब्रेकआउट होती हुई दिखेगी। ये जो चार्ट मैंने आपके लिए ड्रॉ किया ना, मैंने उस दिन आपको बताया भी था, ये 50 दिन की एवरेज है। पहले यहीं से सपोर्ट लिया हुआ आपको मार्क किया हुआ था, फिर से यहीं आया था, लेकिन इस बार रिवर्सल आ रहा था, बट इसको अभी साइडवेज कर रहा है। आप देखोगे एक वॉल्यूम भी बढ़ गया। मैं नीचे आपके लिए मार्क करवा देता हूँ, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा एक वॉल्यूम भी बढ़ा है वापस से, और ये साइडवेज हो चुका है, ये फंस गया है शेयर। अभी ये जब तक कोई अपनी डिसाइसिव रेंज को पार करता नहीं या फिर ड्रैग नहीं मारता, या तो यहाँ आएगा या तो वापस यहीं से पुल बैक कर जाएगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा भी साइडवेज है, देखते हैं क्या करता है। और एक प्रीवियस पैटर्न के बेसिस पर हम डेली चार्ट पे बता रहे हैं, यानी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा। एक बार चार्ट स्क्रीन से हटा देंगे आप। दूसरा एक दो शेयर जरा और हम आपको देख के बताते हैं जहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशंस हो रही है, शॉर्ट बन रहा है, यानी कि यहाँ पे मंदी क्रिएट हो रही है आज। डाबर का शेयर दिखाएंगे, डाबर दिखाना जरा, टोरेंट फार्मा भी, टोरेंट फार्मा जरा लेके आइए, और डाबर भी दिखाइए जरा स्क्रीन पर, दोनों दिखाइए शेयर। टोरेंट फार्मा दिखाना। संतोष सर एक बार जरा चेक करो तो टोरेंट फार्मा। यस जिम्पी, डाबर और टोरेंट फार्मा दोनों के स्ट्रक्चर अच्छे थे। आज ही ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा वेट करना चाहिए, शॉर्ट पोजीशंस नहीं करना चाहिए। अगर कोई फॉलो अप सेलिंग आती है अगले दिन तो फिर शॉर्ट पोजीशंस देखेंगे, बट अभी के लिए कोई ट्रेड नहीं बनता इन दोनों में। दोनों को फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, लेकिन दोनों के अंदर बिल्डअप, तेज़ बिल्डअप के साथ सेलिंग हुई है, और उसमें से एक तो कंजम्पशन का ही शेयर है, ध्यान रखा जाए, ठीक है। ये दोनों के दोनों शेयर्स हैं। एक शेयर मैं और करता हूँ, जरा अनवाइंडिंग भी ले लेता हूँ, क्योंकि अनवाइंडिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसको चेक करना। अनवाइंडिंग किस में आ रही है, कुछ ज़्यादा तो नहीं आ रहा, थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर अनवाइंड्स हो रहे हैं सौदे अभी, ठीक है, छोड़ देते हैं। एक जीएनएफसी और चेक करना। ध्वनि आप जीएनएफसी चेक करना, जीएनएफसी हल्की अनवाइंडिंग है इसमें। जी बिल्कुल डिम्पी जी, स्टॉक का वैसे भी शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल रहा है। इंट्राडे 30 मिनट्स में यहाँ पे हमें लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ये फर्दर आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जहाँ पे नीचे की तरफ 640 का लेवल है, जहाँ पे स्टॉक को एक सपोर्ट लेना चाहिए। तो 640 के लेवल तक यहाँ पे गिरावट इसके अंदर हावी रहेगी, और ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है तो 665 का बनता है। 665 का लेवल इंट्राडे बेसिस पे अगर हम ऊपर की तरफ रीच नहीं करते हैं तो ये जो ओवरऑल पैटर्न डाउनवर्ड साइड का है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा 640 के लेवल्स तक। और अगर आप इसको चेक करना चाहो तो हमने चार्ट पे भी डाल दिया। देखिए ये ना वीकली चार्ट है, जो कि टिपिकली काफ़ी प्रूवंड होता है, इसका स्ट्राइक रेशो काफ़ी अच्छी होती है। अगर कोई इन्वेस्टर वगैरह होता है तो उसको ज़रूर चेक करना चाहिए वीकली बेसिस पे चार्ट। आप देखो 50 दिन के एवरेज को अभी होल्ड ही कर रहा है बस किसी तरह से, बार बार क्या होता है, सेल होता है। मैं आपको नोटिस करवाता हूँ, देखिए कैसे सेल हो रहा है। ये रेजिस्टेंस बना के ये फिर से सेल करता है, नीचे डालता है, फिर से रेजिस्टेंस से फिर शॉर्ट मारता है बहुत ज़ोर से। अभी तो बेस पे है, अगर ये बेस क्रैक हो गया ना तो ये करीब 100 रुपये नीचे आएगा। तो ये जीएनएफसी पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अभी धोनी जो आपको बता रही है ना कि 668 के ऊपर आइएगा, ये 668 वही एवरेज का लेवल है, ये जो हम आपकी स्क्रीन पर डाल रहे हैं। ये ब्लू लाइन के ऊपर हो जाएगा तो फिर इसी शॉर्ट को कवर भी करेगा, जैसे पहले भी कर चुका है। तो लर्निंग और अर्निंग के कंसेप्ट से हम सारी चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं। हटाइए एक बार जरा जीएनएफसी का चार्ट। तो ये लर्निंग और अर्निंग के हिसाब से सारे कंसेप्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, एक बार जरा वापस से निफ्टी बैंक निफ्टी को चेक करवा दें आपके लिए। 82 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। निफ्टी ने 400 को भी ब्रेक कर दिया। कल भी गया था 400, ऐसा नहीं कल नहीं किया था, कल भी गया था, कल तो 200 भी ब्रेक हो गया था एक झटके में। और अभी बैंक निफ्टी के अंदर करीब 400 पॉइंट का नुकसान आ चुका है, और सॉरी 200 पॉइंट का, और 51,571 के आसपास ट्रेड करा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडाइसिस के अंदर थोड़ा सा देख के आप काम कीजिएगा। खैर इस समय नीलेश जैन को अपने साथ जोड़ेंगे, वजह ऑप्शंस के ट्रेड की है, ऑप्शंस का चैंपियन। नीलेश भाई नमस्ते, जरा बताइए ऑप्शंस का ट्रेड। नमस्ते रिम्पी जी। देखिए खरीदारी पे फोकस है, और स्टॉक जो रडार पे आया है वो थोड़ा सा डिफेंसिव है, HDFC लाइफ, और जिस हिसाब से मार्केट
एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़े से ऐसे स्टॉक ढूंढने होंगे जहाँ पे मार्केट की गिरावट का इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को ना मिले। तो HDFC लाइफ एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे ट्रेंड नजर आ रही है स्टॉक में, और लगातार एक सीरीज ऑफ हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। आज एक काफी अच्छा बिल्डअप लॉन्ग साइड में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे HDFC लाइफ का अगस्त सीरीज का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। 670 का कॉल ऑप्शन जो लगभग 18 से 19 के रेंज में मिलेगा, तो इसे खरीदना होगा। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस होगा, 26 पहला टारगेट, 30 रुपीज का दूसरा टारगेट होगा। इसका लॉट साइज जो है वो है 1100 का। तो इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो रिस्क है 5000 के आसपास का एंड रिवॉर्ड 12000 के आसपास की बनती हुई नजर आ सकती है। अंडरलाइन की बात करें तो फ्रॉम अगस्त सीरीज पॉइंट ऑफ व्यू हमें HDFC लाइफ 700 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करके चलेंगे। ठीक है, बढ़िया है। तो 670 रुपये की कॉल है, आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। अभी अभी अंशुल जैन भी इसको बता रहे हैं। HDFC लाइफ का मैंने भी डाटा चेक किया, लॉन्ग साइड पे अच्छा बिल्डअप के साथ बन रहा है। देखो शेयर के आप बोले मुझे हाइट पे जाना है, हाइट पे जाने के 3-4 तरीके हैं। पहला, आपका पिलर कितना मजबूत है, ये डिपेंड करता है आप कितनी हाइट पे जा सकते हो। पिलर बांस के लगे हुए हैं तो आप सिर्फ 1 मंजिल 2 मंजिल तक जाओगे, ठीक है, उसके बाद ऊपर झूलने लगेगा। अगर पिलर कंक्रीट के बने हुए तो आप हो सकता है 20 मंजिल 50 मंजिल तक भी चले जाओ। जो पिलर के अंदर मजबूती कौन लेके आता है, डेट इज़ कॉल्ड OI, ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट मतलब उसके अंदर लोगों का रुझान क्या है, कितने लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा होता है जब OI और प्राइस एक्शन दोनों एक साथ क्लब होके चले, फिर वो शेयर जल्दी जल्दी अच्छा से बढ़िया चलता है, नीचे भी नहीं आता। HDFC लाइफ के अंदर कुछ हो रहा है। आपको मैं अपनी स्क्रीन अगर दिखा पाता तो दिखाता, मैं आपके लिए कहूँ तो मैं मार्क कर देता हूँ उसको अंदर। अगर प्रोड्यूसर साहब मेरी 1 मिनट के लिए सिर्फ स्क्रीन दिखा पाए तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो HDFC लाइफ के अंदर 7-7.5% का OI है और करीब 2-2.5%। अभी आपको दिख नहीं पाएगा किसी वजह से, ये थोड़ा छोटा फॉन्ट है इसलिए, बट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये लॉन्ग शीट्स थी मेरी, यहाँ पे मैंने आपको टेस्ट करवाया। 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस उठाते हैं। अच्छा नीलेश भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये ट्रेड बताने के लिए। 10 में से 9 लोग इसलिए डेरिवेटिव्स में लॉस उठाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं होता, हीरो जीरो करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं और पूरा लिवरेज का फ़ायदा ले जाते हैं, जबकि ऐसा करना ही नहीं चाहिए। एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, एडवांस डिक्लाइन एक बार ज़रा दिखाना, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का फ्यूचर वाला जिसमें एडवांस डिक्लाइन आता है, उसमें देखो अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है। अभी आपको आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे देखना 93.85 F&O वाले हिस्से में, जबकि NSE और BSE का बहुत बड़ा मार्जिन है एडवांस डिक्लाइन का। ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि अंदर खाने प्रॉब्लम नहीं है अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन हाँ इंडेक्स मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन NSE BSE की बहुत फेवरेबल है। आप स्टॉक्स चुनिए, इंडाइसिस को छोड़िए, ये सिर्फ बताने का पर्पस मेरा सिर्फ यही था। और अभी भी आप देखोगे 85 पॉइंट की गिरावट है और कांटे की टक्कर चल रही है। ठीक है जी, देखते हैं आगे और क्या होता है मार्केट के अंदर। एक और शेयर है मेरी लिस्ट के अंदर, वैसे आपको बता दूं धानी इस समय 60 के लेवल को पार कर चुका है। थोड़ी देर पहले मैंने भी चेक किया है, 4-4.5% ऊपर आ गए, ये दिन भर में ट्रेड कर रहा है। अडानी ग्रुप का एक शेयर पकड़ते हैं जरा, अडानी एंटरप्राइजेस लेके आई तो स्क्रीन पर जरा। धोनी एक बार आप जरा चेक करेंगे, डेली चार्ट पर एक एवरेज को ब्रेक कर रहा है, 200 दिनों की एवरेज। ये अच्छी बात नहीं होती है, इन्वेस्टर एवरेज है ये दोनों इसको ब्रेक कर रहा है, ये कोई कंसर्न तो नहीं है? बिल्कुल डिम्पी जी, काफी यहाँ पे एक डाउनवर्ड मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिला है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें यहाँ पे तो स्टॉक ने जो यहाँ पे एक डोजी फॉर्मेशन की कैंडल बनाई थी 14 जून के पास, और वहां से कॉन्स्टेंटली इसके अंदर एक डाउनवर्ड एक्शन ही देखने को मिला है। पहले शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का नेगेटिव क्रॉस ओवर आया और उसके बाद अब स्टॉक यहाँ पे अपनी 200 EMA को भी टेस्ट कर रहा है, और ओवरऑल इसके अंदर डेरिवेटिव डेटा को भी है तो डेरिवेटिव डेटा सजेस्ट कर रहा है कि ये 200 EMA को आसानी से नीचे की तरफ ब्रेक कर लेगा। इंपॉर्टेंट लेवल इसके अंदर जो रहेगा अडानी में ध्यान रखने के लिए तो 2835 से लेके 2800 तक के लेवल है, उनको खास करके ध्यान में रखें। यहाँ पे अगर ये लेवल्स भी फर्दर ब्रेक होते हैं तो स्टॉक में वापस जो एक गिरावट हमने देखी थी वो गहराती हुई दिखेगी, बट करंट लेवल से भी ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे वीक ही बनता हुआ है। स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ आप इसके अंदर रख सकते हैं 3060 का। ये लेवल जब तक ऊपर की तरफ ब्रीच नहीं करता, यहाँ पे जो नेगेटिव साइड का एक्शन है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, और नीचे की तरफ के लेवल्स जैसे कि मैंने आपको बताया 2850 2800 तक के लेवल्स तक ये स्टॉक काफी वीक लग रहा है। एक चीज़ के लिए मैं आपको थोड़ा थैंक यू करूंगा, और सिर्फ मैंने ही नोटिस नहीं किया बल्कि मेरी सहयोगी सृष्टि ने भी नोटिस किया कि आप बहुत ही स्वीट तरीके से बोलते हैं। जी डिम्पी जी,
तो ये आपका जो स्टाइल है ना बोलने का, ये बहुत ही अच्छा है, थैंक यू वेरी मच। आप बहुत ही आराम से, बहुत ही मीठे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है आप सबसे बातचीत करके। देखिए ऐसे तो हम मिल ही नहीं पाते। अबे आप हैदराबाद में हो कि आप कहाँ हो, बॉम्बे में आ गए हो आप? नहीं सर, हैदराबाद से ही बात कर रहे हैं। हाँ कल भी हमने आपको हैदराबाद से ही ज्वाइन करा था। हाँ ठीक है, ठीक है। जब कभी आप आइएगा मुंबई या दिल्ली तो फिर वापस आपसे मुलाकात होगी। अच्छा एक काम करते हैं, फिर अगले बजट के लिए अपॉइंटमेंट ले लें आपसे आज ही। 6 महीने बाद, ये कोई बहुत लंबा समय थोड़ी है। जी सर, बिल्कुल। जैसे ही हमें पता चलेगा, हम सीधा यहाँ से मुंबई की फ्लाइट में रवाना हो जाएंगे। नहीं तो मैं सीधा बता देता हूँ, 1 फरवरी को ही बजट है, डेट भी बता दी चलो। तो 1 फरवरी को बजट है, आप अगली बार ज़रूर आइएगा। और मैं तो चाहता हूँ कि अखाड़ा अगली बार जब हम अगर कभी करें और मौका मिलेगा और अच्छे तरीके से करने का, तो 2 अखाड़े लगाएंगे, एक महिला एनालिस्ट का अलग और एक मेल एनालिस्ट का सर अलग। लगाना ही पड़ेगा तो क्योंकि उसमें इस क्या बार करें, एक ही बहुत छोरी थी। हाँ एक ही छोरी थी, तो हमारी कई छोरियां जो बहुत ताकतवर है, तो सब बेनिफिट्स का मिले, तो सर आप 2 ताकत अखाड़े की लगाएंगे। बात कर रहे हैं, ध्वनि मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ, क्या अवंती फीड्स आपका कॉल था कल जो आपने दिया था? कौन सा? अंशुल का अवंती कॉल फीड्स था। जी, बिल्कुल। हाँ, अंशुल ने अवंती अखाड़े से फीड्स, दिया था अवंती इनफैक्ट फीड्स। अवंती हाँ फीड्स हम पर काफी इन्होंने समय से इसके बारे में हाँ डिस्कस कर रहे हैं। इन 16 तारीख को मैंने पहली बार आपके चैनल पे अवंती फीड्स का कॉल दिया था, और उसके बाद से उसके अंदर देयर इज नो लुकिंग बैक। द स्टॉक यहाँ पे अपवर्ड मोमेंटम में ही बना हुआ है। सर देखिए लड़कियां भी भारी पड़ रही हैं। बिल्कुल भारी पड़ते हैं और बहुत ही शानदार काम है। मैं सोनी को भी थैंक यू बोलूँगा, आज उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो थोड़ा जल्दी चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो कल उन्होंने हमारा दिन भर साथ दिया। और ध्वनि अगली बार के लिए आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है फिक्स। और अब आप देखो, आपको मैं फिर से वही इंडेक्स को लेकर जो मैं बात बता रहा था, 200 पॉइंट कहाँ चले जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा किसी को। और आप देखो बैंक निफ्टी हरे निशान में आ गया, और अभी मैंने आपको बताया कि 200 पॉइंट नीचे है, और अभी आपको पता है कितना पॉइंट ऊपर है, 100 पॉइंट ऊपर आ गया। आपको पता भी नहीं लगने देगा, जुप जुप करके मार्केट है, शैलो मार्केट है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखते हैं, समय दीजिएगा इंडाइसिस को अपने हिसाब से चलने करने का। आप अपना स्टॉक्स लीजिए, छोटा सा ब्रेक और लेना होगा हमको। अभी हम नोटिस करवा रहे थे कि निफ्टी करीब 100 अंक नीचे है, निफ्टी बैंक 200 अंक नीचे है, लेकिन चाल बदलती हुई दिख रही है। और अब जो गिरावट रह गई है निफ्टी की, सिर्फ रह गई है 25-30 अंकों के आसपास की, और निफ्टी बैंक बाकायदा हर निशान में आके ट्रेड कर रहा है। हालांकि वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी आपको तेज दिखेगी। अभी निफ्टी बैंक 100 अंक ऊपर था, 1 मिनट के अंदर देखिए 100 अंकों की तेजी धराशायी सपाट कारोबार कर रहा है निफ्टी बैंक। लेकिन अगर आप बाजार के अंदर अगर आप देखेंगे तो जरूर आपको कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे दिख रहे हैं जहां पर एक्शन है। जैसे कल वित्त मंत्री ने अपने स्पीच में कहा था कि 100 शहरों के लिए वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ों पर फोकस रहेगा, सीवेज ट्रीटमेंट पर। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, कल भी ये शेयर चला और आज भी ये शेयर बहुत तेज़ी से चल रहा है। एंटनी वेस्ट हैंडलिंग एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, 750 रुपये का इसका भाव होगा। अंशुल जी हमारे साथ हैं क्या? हाँ अंशुल जी, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग कैश वाले तो वैसे भी आपको स्टॉक्स पसंद है सर, महीने भर में तो ये शेयर 1.5 गुना से ज्यादा हो गया है, और चलेगा क्या? देखिए एक्चुअली जी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा एंथनी वेस्ट में, इसमें 111 दिन का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 590 ऑड लेवल्स पे, वहां पे हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया था शॉर्ट टर्म डिलीवरी के हिसाब से। 680 का टारगेट था जो पूरा हो गया है, और अब थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड मूव दे रहा है जिसका टारगेट 833 के आसपास आएगा, वहां से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर लॉन्ग है तो 833 तक के लिए होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो फिलहाल के लिए बस छूट गई है। नेक्स्ट जब कंसोलिडेशन या 3-4 दिन का टाइटनेस बनेगा तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। फिलहाल के लिए अगर है तो 833 के लिए होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग अब यहाँ पे सजेस्टेड नहीं है। ठीक है, एंटी वेस्ट हैंडलिंग में फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। लेकिन देखिएगा स्किलिंग को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत कुछ कहा गया। क्वेस्ट कॉर्प भी चल रहा है आज। अंशुल जी, क्वेस्ट कॉर्प पे आपकी नजर गई है क्या? देखिए क्वेस्ट कॉर्प भी हमारी एक्टिव लिस्ट में है, मोमेंटम है काउंटर में, इसमें भी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, और ये पूरा पैटर्न 61 डेज का है जिसमें कल ब्रेकआउट आया था, फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक में 695 696 तक की इमीडिएट 2 से 3 दिन में मोमेंटम आ सकती है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। चलिए, तो फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार में देखिए एक्शन बन रहा है। कमोडिटी बाजार पर भी फोकस करेंगे। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में उनको भी शामिल कर लेंगे शो में। लेकिन अंशुल जी और संतोष जी, आपका हम शुक्रिया कहेंगे। कोई डिस्क्लोजर आप अंशुल जी शेयर करना चाहेंगे? देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं नियर ब्रेकआउट स्टॉक्स हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी रिकमेंड करते हैं, तो किसी ना किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में होगा
लेकिन कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रहा हो। ठीक है संतोष जी, माफी चाहेंगे आपके पास हम थोड़ा कम आ पाए, कोई डिस्कशन आपकी तरफ से? यस अभिषेक, मेरा भी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, लेकिन यस जो भी स्टॉक डिस्कस किए वो हमारे क्लाइंट को जरूर रिकमेंड किए हो सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। बाजार वोलेटाइल है थोड़ा सा, और वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। निफ्टी बैंक हरे निशान में है। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे ना, तो वो लगेगा कि हाँ मामला ठीक ठाक है वहाँ पे। 1850 शेयर तेज़ी वाले हैं, 425 शेयर कमज़ोरी वाले हैं। लेकिन आज जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आई वो है कंजम्पशन और कंज्यूमर फाइनेंस। बजाज फाइनेंस इस वक्त टॉप लूज़र है, 2.5% के आसपास की कमजोरी है। उसके पीछे नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, HUL, ब्रिटानिया, ये तमाम शेयर आपको दिखेंगे। और कंजम्पशन को के बास्केट को थोड़ा सा और लंबा करेंगे आप ना, उसमें हीरो मोटो और M&M भी दिखेंगे। विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए।